अच्छा, वेरी वेलकम। चैप्टर नंबर 13 जो हमारी फास्ट ट्रैक बुक का है। उम्मीद करता हूं अब तक बहुत सारे बच्चों के पास में ये फास्ट ट्रैक बुक जो है हमारी बनाई हुई आप तक के पहुंच गई होगी, और अगर आपने ऑर्डर कर दिया और अब तक नहीं पहुंची होगी तो डोंट वरी, ये बहुत जल्दी पहुंचने वाली है। बहुत सारे बच्चों का मैं कमेंट देख रहा था पिछले 3 वीडियो पे कि सर एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो अपलोड करो, जिसका मैंने बहुत बार रीजन कहा है, और बहुत लोग शायद अब तक के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, जिसके कारण उनको ये आइडिया नहीं आ रहा है। प्लीज नीचे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। और मैं देख रहा हूं आप लोग के वीडियो लाइक कम हो रहे हैं। मैं 2 से 3 बार तो आपका एडजस्ट कर चुका हूं कि वीडियो के ऊपर लाइक नहीं आ रहे हैं। देखिए एक सिंपल सी बात है, इफ यू गेट समथिंग गिव समथिंग। बहुत सिंपल सी चीज है यार। मेरे मार्केटिंग टीम आपसे बस एक चीज मांग रहा है, वो है वीडियो को लाइक, जिससे हमें वैल्यू बढ़ रही है। पर अगर आपको कुछ मिल रहा है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं जा रहा है एक वीडियो को लाइक करने के लिए, तो प्लीज इसको दे दीजिए। बाकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि देखिए इतना तो खैर आप में भी कॉमन सेंस है कि इस चीज के लिए मेहनत बहुत सारी लगती है। यस और नो, राइट? तो प्लीज इसको लाइक करिएगा। कई बच्चों का कहना था कि सर एक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड कीजिए। मैंने आपको इसके पहले का रीजन बता दिया है। हम 2 रीजन की वजह से नहीं कर रहे थे। पहला, बहुत लोगों के पास ये बुक अब तक नहीं पहुंची थी, तो पॉइंट नंबर 1 वो उसके कारण स्लो करा है हम लोगों ने जानबूझ के। अदरवाइज वीडियो रिकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा स्पीड में चालू है, राइट? और दूसरा ये था कि छुट्टियां चालू है तो बहुत सारे लोग इसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। बस ये रीजन था। बट डोंट वरी, ऑलमोस्ट जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर में आपको एक दिन में शायद 2-2 वीडियो बहुत आराम से मिलने लग जाए, राइट? ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम लोगों ने एक पैटर्न पकड़ा हुआ था। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक टैक्स कैलकुलेशन पकड़ा, फिर हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझने के आगे हमने ये देखा कि भैया रिटर्न भरना जरूरी है। फिर हमने देखा कि ये जो रिटर्न है, राइट, रिटर्न के बाद जब रिटर्न पहुंच जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, तो हम अज्यूम करते हैं कि हाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पे क्या कर रहा होगा, असेसमेंट कर रहा होगा। अब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पे अपना असेसमेंट शुरू करता है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके ऊपर क्या करता है बेटा, असेसमेंट शुरू करता है, तो वो क्या करता है, आपकी इनकम को कंप्यूट करता है। सबसे पहले हम लोगों ने इस विषय में देखा दैट एग्रीकल्चर इनकम किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है। आज से हम लोग हेड कंप्यूटेशन चालू कर रहे हैं, एंड द हेड कंप्यूटेशन इज कैपिटल गेन। सबसे पहले मैं कुछ बातें फटाफट आपको याद दिला दूं। जैसे कि आप जानते हैं मई 24 नवंबर 24 में सीए फाइनल में अगर मैं बात करूं तो सैलरी और एचपी का जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है, यानी पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड आईएफओएस, ऐसे 3 ही हेड रखे गए हैं, बाकी सारे हेड हटा दिए गए हैं, राइट? अब एओ जब आपकी इनकम कंप्यूट करेगा वो आपके हेड वाइज इनकम कंप्यूट करेगा। यस और नो? हेड वाइज इनकम को क्या करेगा, कंप्यूट करेगा। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर में एक एक हेड, और इन हेड में हम सबसे पहले उठा रहे हैं कैपिटल गेन्स को। यस, कैपिटल गेन्स। अगर मैं चैप्टर की बात करूं सर कितने मार्क्स का इंपॉर्टेंस रखता है, अगर मैं सर कैपिटल गेन की बात करूं तो लगभग आप मान के चलिए 8 से 16 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। अगर 8 मार्क का क्वेश्चन बनता है तो ये कैपिटल गेन आईएफओएस प्लस डिडक्शन का बन सकता है, और अगर टोटल इनकम का क्वेश्चन बना तो ये आईएफओएस भी पकड़ेगा, डिडक्शन भी पकड़ेगा, एग्जम्पशन भी पकड़ेगा, कैपिटल गेन पकड़ेगा, और ऐसे सारे एस्पेक्ट्स को मिलाकर के क्वेश्चन बनाया जाएगा। यस, तो 8 से 16 मार्क के लिए इसका गैप बनता है। अब सर इसमें कौन कौन से सेक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सेक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से सेक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे सबसे पहले आपका सेक्शन 48 कंप्यूटेशन, देन 50C, 50AA जो इस साल एक नया सेक्शन आया है, राइट? फिर सेक्शन 55 एंड 49 जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करता है। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 ये आपके काम की चीज है। फिर 112A एग्जम्पशन अंडर 54 सीरीज, 45(1)A, 45(2), फिर इसके बाद में 45(4) जो ट्रांसफर ऑफ फर्म के बारे में है। देन 45(5), 51, 50B, 111A, 112, देन आपका सेक्शन 47 के कुछ ट्रांजैक्शन। तो ये वो ट्रांजैक्शंस है जो आपको कैपिटल गेन के अंदर में इंपॉर्टेंट है। ये वो ट्रांजैक्शंस है जो आपको कैपिटल गेन के अंदर में इंपॉर्टेंट है। यस, आइए शुरुआत करते हैं कैपिटल गेन्स की। कैपिटल गेन्स, दिस इज वन ऑफ द हेड जो बहुत रेगुलरली एक टैक्स पेयर को राइज नहीं होता है। सेक्शन 45 से लेकर के 55 तक के हम लोग कहां डील करते हैं, सेक्शन 45 से लेकर के 55 तक के हम लोग कहां डील करते हैं सर, कैपिटल गेन में डील करते हैं। यस, बढ़ते हैं आगे।
सबसे पहले आता है सेक्शन 45 द चार्जिंग सेक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं है पर कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के लिए बहुत ज्यादा काम का है। सेक्शन 45 क्या कहता है? सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन देता है और चार्जिंग सेक्शन के अंदर में अगर आपके ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप इनकम को कैपिटल गेन में टैक्स कर सकते हैं। कम ऑन, कम अगेन। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप किसी भी इनकम को कैपिटल गेन में क्या कर सकते हैं मालिक? टैक्स कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं चारों कंडीशन कौन सी है। पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी कैपिटल असेट। पहली कंडीशन क्या है मालिक? देयर मस्ट बी कैपिटल असेट। तो जो असेट आप ट्रांसफर कर रहे हैं ये कैपिटल असेट होना जरूरी है। सर क्या ये कैपिटल असेट वर्ड डिफाइंड है? आंसर इज यस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 आपको कैपिटल असेट डिफाइन करता है। कैपिटल असेट ट्रांसफर होना चाहिए। द सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड इज ट्रांसफर। तो ये कैपिटल असेट जो है ये ट्रांसफर होना चाहिए। तो क्या ट्रांसफर वर्ड भी डिफाइंड है? यस। सेक्शन 247 सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 आपको डील करता है ट्रांसफर की डेफिनेशन से। तो कैपिटल एसेट होना चाहिए। कैपिटल एसेट क्या होना चाहिए सर? ट्रांसफर होना चाहिए। इस ट्रांसफर में गेन अराइज होना चाहिए। अब यहां पे गेन का मतलब सिर्फ पॉजिटिव गेन नहीं है, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, दोनों गेन यहां पे कवर होते हैं। तो यानी कैपिटल गेन में ऐसा नहीं होगा कि कभी लॉस नहीं आएगा, लॉस भी आ सकता है। तो गेन इंक्लूड पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म, हम आगे देखेंगे। और ये जो गेन है ये एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एग्जम्प्ट कैटेगरी वाला गेन होगा तो इसके कंप्यूटेशन का कोई मतलब ही नहीं है। यस, तो चलो कम अगेन, राइट। 4 कंडीशन है अगर कैपिटल गेन के अंदर में लेके आना है। पहला, देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड, गेन मस्ट अराइज, सच गेन इज नॉट एग्जम्प्ट। गेटिंग इट मालिक? ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए एक एक वर्ड को तोड़ के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैपिटल एसेट की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैपिटल एसेट की। देखिए, कैपिटल गेन में आना है तो किसी भी एसेट को कैपिटल एसेट होना बहुत जरूरी है। अगर ये कैपिटल एसेट में क्लासिफाई नहीं हो सकता तो इस पे कैपिटल गेन अराइज नहीं हो सकता। तो अगर ये कैपिटल एसेट में क्लासिफाई नहीं हो सकता, इस पे कैपिटल गेन अराइज नहीं हो सकता। तो कैपिटल एसेट मतलब क्या क्या आ जाएगा? कैपिटल एसेट, द डेफिनेशन both includes and also provide a list of exclusion from capital asset. तो capital asset में क्या क्या आता है? capital asset means property of any kind connected to business or not connected to business. तो ये जो asset है ये business से connected भी हो सकता है, business से connected नहीं भी हो सकता है, right? So connected to business, not connected to business, movable और immovable. ये जो capital asset है ये movable asset भी हो सकता है, yes, जैसे कि plant and machinery, furniture, या immovable asset भी हो सकता है, that is कि land and building. So capital asset means property of any kind connected to business, not connected to business, movable, immovable, tangible और intangible. In fact intangible assets भी आपके क्या माने जा रहे हैं? कैपिटल एसेट माने जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए ऑलमोस्ट एवरी असेट जो है ये सारा का सारा कैपिटल एसेट के फॉर्म में आ जाता है विदाउट गिविंग अ स्पेसिफिक आइटम। सो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कनेक्टेड टू बिजनेस, नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, मूवेबल, इमूवेबल, tangible, intangible, every asset is a capital asset. Which includes क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? पहला, राइट इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग द राइट ऑफ मैनेजमेंट और एनी अदर राइट व्हाटसोएवर। ये जो वर्ड है ये आया था वोडाफोन केस के कारण। ये जो वर्ड है ये आया था किसके कारण बेटा? वोडाफोन केस के कारण, जो हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल में आप एक ही वर्ड याद रखिए, राइट इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी इज अ कैपिटल एसेट। अगर आप कोई कैपिटल एसेट का मैनेजमेंट ट्रांसफर कर देते हैं या कंट्रोल भी ट्रांसफर कर देते हैं, अगर आप कोई इंडियन कंपनी का कंट्रोल ट्रांसफर कर देते हैं या मैनेजमेंट ट्रांसफर कर देते हैं तो इस पर भी आपको कैपिटल गेन आएगा। कैसे और क्यों, हम इसको वोडाफोन केस में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो वोडाफोन केस याद रखिएगा। सो कैपिटल एसेट में क्या इंक्लूड होगा? राइट विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडियन कंपनी, राइट विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडियन कंपनी। सो राइट विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडियन कंपनी आपका क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट। दूसरा, सिक्योरिटीज होल्डेड बाय एफआईआई। देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे, जिसे आप अलग शब्दों में फॉरेन म्यूचुअल फंड समझिए, फॉरेन म्यूचुअल फंड इंडिया में जो सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी कैपिटल एसेट बोल के होल्ड कर रहे हो, चाहे वो सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड बोल के होल्ड कर रहे हो, दोनों भी केस में उनके लिए कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो एफआईआई जो इंडिया में क्लासिफाई हो रहे हैं, अगर वो सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं तो उनके लिए हमेशा कैपिटल गेन अराइज होगा। भले ही उनके लिए शेयर स्टॉक इन ट्रेड ही क्यों ना हो, तो भी उनको कैपिटल गेन आएगा, पीजीबीपी नहीं। तो भी उनको क्या आएगा? कैपिटल गेन आएगा, पीजीबीपी नहीं। So everybody, what is capital asset? Capital asset means property of any kind connected to business, not connected to business, movable, immovable, tangible, intangible, and includes right of control of Indian company, securities holded by FII, securities holded by FII. फिर तीसरा एक और चीज इंक्लूड की गई थी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में विद इफेक्ट फ्रॉम 2021। 2021 से यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसके आगे ही बिल्कुल हम एक टॉपिक पढ़ेंगे टैक्सेशन ऑफ यूलिप करके भी, राइट? तो यूलिप क्या है? 2021 से क्या किया गया है? यूलिप,
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जिसका प्रीमियम सिंगल पॉलिसी का 2,50,000 से ऊपर जा रहा है ईयरली, या मल्टीपल पॉलिसी का प्रीमियम 2,50,000 से ऊपर जा रहा है यूलिप में, तो जब इसकी मैच्योरिटी होगी तब भी हम क्या मानेंगे, इसको कैपिटल एसेट ही मानेंगे। तो मान लीजिए, इसको मीनिंग समझाता हूं। मान लीजिए एक विजय है, विजय ने क्या किया है सर, यूलिप लिया हुआ है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, राइट, जिसका एनुअल प्रीमियम सिंगल पॉलिसी का, राइट, एनुअल प्रीमियम सिंगल पॉलिसी का कितने से ऊपर जा रहा है सर, 2.5 लाख पर एनम से ऊपर जा रहा है, या फिर मल्टीपल पॉलिसी का जो प्रीमियम है ये एक्सीड हो रहा है 2.5 लाख पर एनम से, एक पॉलिसी या एक से ज्यादा पॉलिसी का। तो जब भी ये पॉलिसी क्या होगी सर, मैच्योर होगी, ऐसे केसेस में इसे कैपिटल एसेट माना जाएगा और इस पे कैपिटल गेन अराइज होगा। और इस पे कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक सेपरेट सेक्शन लाया है, सेक्शन 45(1)(b), राइट। तो इसके लिए एक सेपरेट सेक्शन लाया है, इस पे कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे होगा उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन है, सेक्शन 45(1)(b। तो चलो वापस से देखेंगे, राइट। अगर विजय यूलिप ले लेता है जिसका एनुअल प्रीमियम सिंगल पॉलिसी का 2.5 के ऊपर जाता है या मल्टीपल पॉलिसी का 2.5 के ऊपर जाता है, तो ये पॉलिसी जब भी मैच्योर होगी इसको कैपिटल एसेट माना जाएगा और इस पे कैपिटल गेन आएगा। कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करेंगे, इसके लिए एक सेपरेट सेक्शन है, सेक्शन 45(1)(b। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पर पहले यह समझना है कि यूलिप जो 2021 के बाद, 1 फरवरी 2021 के बाद इशू की गई है, राइट, जहां पे प्रीमियम एक्सीड करता है 2,50,000 फॉर एनी प्रीवियस ईयर और एग्रीगेट प्रीमियम एक्सीड 2.5 लाख इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच यूलिप, तो ऐसे केस में उसे क्या माना जाएगा, कैपिटल एसेट। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं कैपिटल एसेट में क्या क्या आता है। कैपिटल एसेट मींस, बोलो बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मेरे साथ बोलते रहो, क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कनेक्टेड टू बिजनेस, नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी एसेट इसके अंदर में आ गए। 3 एसेट और इंक्लूसिव डेफिनेशन में डाला है। पहला, कंट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडियन कंपनी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वोडाफोन केस, आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या चीज बेटा, सिक्योरिटीज होल्डेड बाय एफआईआई। अब एफआईआई इसे इन्वेस्टमेंट बोल के होल्ड करे या एफआईआई इसे स्टॉक इन ट्रेड बोल के होल्ड करे, दोनों भी क्या माने जाएंगे, कैपिटल एसेट माने जाएंगे। तीसरा, यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप जो 1 फरवरी 2021 के बाद इशू हुआ है, राइट, और जिसमें सिंगल पॉलिसी का प्रीमियम 2.5 के ऊपर जाए या एक से ज्यादा पॉलिसी का प्रीमियम 2.5 के ऊपर चल जाए, तो आपके लिए ये भी जब मैच्योर होगा तो उसे क्या माना जाएगा, कैपिटल एसेट, और इस पे क्या आएगा, कैपिटल गेन। यस और नो? हालांकि कुछ चीजें कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी, एक्सक्लूड। तो अगर ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, मतलब इनके ट्रांसफर होने पे कैपिटल गेन आने वाला नहीं है। यस और नो? अगर ये कैपिटल एसेट ही नहीं है तो इनके ट्रांसफर होने पे कैपिटल गेन आने वाला नहीं है। पहला, स्टॉक इन ट्रेड, जो चीज आपके लिए स्टॉक है, राइट, एक्सक्लूडिंग विच इज कंसिडर्ड फॉर एफआईआई, क्योंकि एफआईआई अगर स्टॉक बोल के भी होल्ड करता है तो उसके लिए कैपिटल गेन आएगा। यस, तो अगर आप स्टॉक इन ट्रेड बोल करके होल्ड कर रहे हैं तो स्टॉक बेचने पे कौन सी इनकम आनी चाहिए बेटा, पीजीबीपी इनकम आनी चाहिए, इसके लिए इसको यहां से बाहर कर दिया। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट्स, दूसरा क्या बेटा, पर्सनल इफेक्ट्स, जो चीज आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, राइट, इस पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। मतलब अगर आप इनिशियल डेफिनेशन देखोगे तो हर एसेट को कैपिटल एसेट बना दिया गया, लेकिन नीचे आके स्पेसिफिकली पर्सनल इफेक्ट्स को क्या किया गया, एक्सक्लूड किया गया। अब ये पर्सनल इफेक्ट्स क्या होता है, जो चीज आप खुद के लिए यूज कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, इसको जब बेचेंगे इस पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए आपके घर का फ्रिज, आपका जो घर का फ्रिज है जिसको आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, अब आप सोच के देखिए, आपने उसे अपनी बिजनेस बैलेंस शीट में लेके भी आया होगा, क्या द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। तो आप उसके ऊपर जब उसको बेचेंगे, मान लो आप उसको OLX पे बेच देते हो, तो इसे कैपिटल रिसीट के अंदर में क्लासिफाई कर दिया जाता है, इस पे टैक्स नहीं लिया जाता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस पे क्या नहीं लिया जाता, टैक्स नहीं लिया जाता। हालांकि कुछ चीजों को पर्सनल इफेक्ट में नहीं रखा गया है, मतलब पर्सनल इफेक्ट के भी क्या है, एक्सक्लूजन है। मतलब कुछ चीजें सरकार मानती है कि हम ये नहीं मानेंगे कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, और अगर आप एक्सक्लूजन को एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब आप इंक्लूड में लेके आ रहे हैं उसको, राइट, तो पर्सनल इफेक्ट में कुछ चीजें नहीं आएंगी। कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी, नीचे देखिए। पर्सनल इफेक्ट मींस मूवेबल एसेट, आए हाय क्या बात कही है, पर्सनल इफेक्ट मींस मूवेबल एसेट, यानी क्या मैं कह सकता हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल इफेक्ट नहीं मानी जाएगी। इसीलिए प्रभु, इसीलिए जब आप अपना घर बेचते हैं, जब आप अपना फार्म हाउस बेचते हैं, वो तो आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, पर इस पे कैपिटल गेन टैक्स आएगा, इस पे कैपिटल गेन टैक्स आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं,
पर्सनल इफेक्ट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल इफेक्ट के एक्सक्लूजन में क्या है? पर्सनल इफेक्ट के एक्सक्लूजन में हम वही चीज रखते हैं जो मूवेबल असेट है। मतलब अगर असेट इमूवेबल असेट है तो इसे पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा। इसीलिए जब आप अपना घर बेचेंगे क्या कैपिटल गेन टैक्स आएगा? आंसर इज यस, आप पे कैपिटल गेन टैक्स जरूर आएगा। यस, सो पर्सनल इफेक्ट मींस मूवेबल असेट बट एक्सक्लूड जड़ पास। इसको याद रखना बड़ा सिंपल है, जड़ पास। जे, ज्वेलरी। ज्वेलरी इवन तो आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, ज्वेलरी मतलब किसी भी तरीके की ज्वेलरीज, यस, किसी भी तरीके की ज्वेलरीज जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, टेक्निकली इस पे कैपिटल गेन टैक्स आना नहीं चाहिए था। इस पे कैपिटल गेन टैक्स आना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? क्योंकि आप तो इसे पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं। पर सरकार ने बोला, अब एक सोच करके देखिए ऐसी डेफिनेशन बनाई क्यों? इसके पीछे का बहुत सेंसिबल लॉजिक दूंगा, मजा आ जाएगा, वीडियो पे लाइक चाहिए। सेंसिबल लॉजिक ये है, जब किसी के घर पे रेड पड़ती है, आप जरा आगे चलेंगे तो मेरे साथ सर्च एंड सीजर टॉपिक पढ़ेंगे। जब किसी के घर पे रेड पड़ती है ना बेटा, आपको क्या लगता है रेड के अंदर में क्या मिलता होगा? सोच करके देखिए, रेड के अंदर में किसी के भी घर पे सबसे पहली चीज जो मिलती है ना बेटा, वो मिलती है कैश। दूसरी चीज क्या मिलती होंगी? जो बेनामी प्रॉपर्टी, अलग अलग नाम से आपने प्रॉपर्टी बना के रखी होगी वो। इसीलिए देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी क्या कर दिया? एक्सक्लूड, इस पे टैक्स लेंगे। तीसरा, आदमी ये पैसा जो अपना ब्लैक मनी कहां इन्वेस्ट करता होगा? गोल्ड। इसीलिए ज्वेलरी को भी पर्सनल इफेक्ट से एक्सक्लूड किया, क्योंकि आदमी अपना ब्लैक मनी इन्हीं एसेट्स के अंदर में डालेगा। चौथा, आप सोच करके देखिए, वो चौथा अपने घर को बेहतर बनाएगा। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग एंड पेंटिंग। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग एंड पेंटिंग्स जो है, इनकी वैल्यू आप कभी असर्टन नहीं कर पाते। इनकी वैल्यू आप कभी असर्टन नहीं कर पाते। आप बोलोगे 2.5 लाख रुपए की पेंटिंग, इमेजिन कीजिए मजनू भाई ने बनाई हुई पेंटिंग, क्या वैल्यू है सर आज उसकी? ऑलमोस्ट एवरी इंडियन जानता है कि ये बहुत जबरदस्त पेंटिंग थी। अब सोच कर देखिए, लोग इसके अंदर में अपना ब्लैक मनी रखते हैं, अपना ब्लैक मनी इसके अंदर में पार्क करते हैं, राइट? तो इसको भी यहां से हटा दिया। इसीलिए देखिए पर्सनल इफेक्ट में क्या एक्सक्लूड किया? पहला ज्वेलरी, बुलियन। दूसरा ए फॉर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, पुराने नोट, राइट? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पुराने नोट जो है वो, राइट, वो पूरा का पूरा। क्योंकि देखिए पुराने नोट जो होते हैं, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पुराने नोट, इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। पुराने स्टैंप, इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, राइट? ये आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस बन जाते हैं। लोग अपना ब्लैक मनी यहां पार्क करते हैं। तीसरा, ड्राइंग एंड पेंटिंग्स, जैसे कि मैंने कहा इनकी वैल्यू असर्टन नहीं हो सकती, तो लोग एंटिक्स खरीद लेते हैं, ड्राइंग खरीद लेते हैं पुरानी, राइट? इसमें अपना ब्लैक मनी पार्क कर देते हैं और बाद में क्या करते हैं? इसको बेचते हैं। तो ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, यस, एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो ये सारी चीजें पर्सनल इफेक्ट नहीं मानी जाएगी। पर्सनल इफेक्ट नहीं मानी जाएगी यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इन पे कैपिटल गेन टैक्स आएगा? क्योंकि ये पर्सनल इफेक्ट नहीं मानी जा रही। तो अब मेरे को एक बात बताइए, आपके घर का फ्रिज, इज इट अ कैपिटल एसेट? आंसर इज नो। पर यही फ्रिज आपने ऑफिस के अंदर में रखा हुआ है, इज इट अ पर्सनल इफेक्ट? नो, दैट विल बी अ कैपिटल एसेट, क्योंकि आपने उसको बिजनेस में भी लाया होगा, उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम किया होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट? ज्वेलरी, बताइए आपके वाइफ, मम्मी या बहन के पास ज्वेलरी है, वो पर्सनल यूज के लिए यूज हो रहा है, इज इट अ कैपिटल एसेट? यस। ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, इज इट अ कैपिटल एसेट? यस। आपका घर, आपका फार्म हाउस, आपकी दुकान, आपका शॉप, इज इट अ कैपिटल एसेट? यस, राइट? क्योंकि हम पर्सनल इफेक्ट्स में सिर्फ उन्हीं चीजों को रख रहे हैं जो मूवेबल एसेट है। आपके घर का टीवी, नॉट अ कैपिटल एसेट। आपके घर का सोफा, नॉट अ कैपिटल एसेट। आपका मोबाइल, नॉट अ कैपिटल एसेट, अनलेस एंड अनटिल आप उसको बिजनेस यूज के लिए लेकर के आ रहे हैं। यस और नो? आप अनलेस एंड अनटिल आप उसको किसके लिए यूज के लेके आ रहे हैं? बिजनेस यूज के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या क्या चीजें नहीं आती कैपिटल एसेट में? पहला, स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट नहीं आता। बट पर्सनल इफेक्ट में से हम कुछ चीजों को एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड क्या करेंगे? जड़ पास। जड़ पास का फुल फॉर्म क्या है? जे फॉर ज्वेलरी, ए फॉर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, डी फॉर ड्राइंग, पी फॉर पेंटिंग, ए फॉर एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड एस फॉर स्कल्पचर्स। यस, ये इसमें नहीं आएंगे। थर्ड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। अब शायद आपको क्लियर हो चुका होगा इसके पहले वाले वीडियो से कि रूरल और अर्बन में डिफरेंस क्या है। तो जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। पर इसी को मैं ऐसा भी कह सकता हूं, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज अ कैपिटल एसेट। यस, तो इसी को मैं ऐसा भी कह सकता हूं, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इज अ कैपिटल एसेट। ये आपका कैपिटल एसेट जरूर माना जाएगा, राइट? फिर कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, अगर आप देखेंगे देर आर सर्टन टाइप ऑफ बॉन्ड जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। देर आर सर्टन काइंड्स ऑफ बॉन्ड जो गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है? नोटिफाई करके रखा है, जिनको ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं आता। तो ये स्पेसिफाइड बॉन्ड कौन से है? ऑलमोस्ट अब इसमें जितने भी बॉन्ड थे ये सारे के सारे क्या कर दिए गए? हटा दिए गए। जैसे नेशनल डिफेंस बॉन्ड, राइट?
6.5% गोल्ड बॉन्ड, 7% गोल्ड बॉन्ड, ये सब पहले हुआ करते थे। ये लिस्ट तो अब आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, राइट। तो गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किए हुए बॉन्ड है वो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स के अंदर में आएंगे और इनके ऊपर क्या नहीं आएगा बेटा, कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। तो भैया ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कैपिटल एसेट एक्सक्लूडिंग 4 थिंग। पहला स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा पर्सनल इफेक्ट्स, तीसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, चौथा स्पेसिफाइड बॉन्ड्स बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जिन बॉन्ड्स को नोटिफाई कर दे उनको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। ऑलमोस्ट बाकी सारी चीजें क्या पे आती है, कैपिटल एसेट के अंदर में आती है। अब देखिए फाइनल लेवल पे आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है ये कैपिटल एसेट है या कैपिटल एसेट नहीं है, राइट। इंटर लेवल पे भी ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये कैपिटल एसेट है या कैपिटल एसेट नहीं है। तो ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से, मतलब ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनेगी। तो पहला कैपिटल एसेट होना चाहिए। कैपिटल एसेट होने से कुछ नहीं होता, पैसा आएगा, इनकम आएगी तो ही तो आप टैक्स लगा पाओगे। मतलब इसका आपके तरफ से ट्रांसफर होके पैसा आना जरूरी है। ट्रांसफर मतलब क्या, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन इतनी ज्यादा काम की नहीं है। ट्रांसफर मतलब क्या होता है सर? सर ट्रांसफर का मतलब होता है पहला सेल। ये जो डेफिनेशन है ये अगेन बहुत वाइड है। सेल, आप अगर कोई भी असेट को सेल कर देते हैं। अब चलिए फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी इमेजिन कीजिए एक फ्लैट आपका, ठीक है, जिसमें आप रह रहे थे। अब इस फ्लैट को अगर आप सेल कर देते हैं, क्या तो कैपिटल गेन आएगा? आंसर इज यस, क्योंकि वो पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जा रहा, मूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ पर्सनल इफेक्ट है। दूसरा, अगर आप इसे एक्सचेंज भी कर देते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स आएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए आपकी जो प्रॉपर्टी है ये रिनोवेशंस में चले गई। एक बिल्डर आया, बिल्डर बोलता है कि भैया आपके जो 2 BHK में इसकी जगह आपको 3 BHK दे देता हूं। अब आपने क्या किया, 3 BHK की जगह अपना 2 BHK ट्रांसफर कर दिया, ये एक्सचेंज हुआ, इट इज ऑल्सो लायबल टू कैपिटल गेन। थर्ड, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट। अगर इस प्रॉपर्टी को आप रिलिंक्विश कर देते, खुद होके अपना राइट छोड़ देते हैं इसके ऊपर, तो भी आपको कैपिटल गेन टैक्स आएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए आप पार्टनरशिप फर्म में ऐड हुए, पार्टनरशिप फर्म को ऑफिस की जगह चाहिए थी, तो उन्होंने क्या किया, आपने अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करके फ्लैट को ट्रांसफर कर दिया एज अ कैपिटल इन फर्म। आपने अपना असेट फर्म को ट्रांसफर कर दिया, नाउ दिस असेट बिकेम द असेट ऑफ द फर्म, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट। अपने अपने राइट क्या कर दिए, छोड़ दिए। या फिर गवर्नमेंट का कंपलसरी एक्विजिशन हुआ जिसमें आपका प्रॉपर्टी चले गया, राइट, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, या इसे आप एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट भी कह सकते हैं। कई बार आपसे आपके अधिकार ले लिए जाते हैं, जैसे कंपलसरी एक्विजिशन, राइट, या बॉन्ड का रिडम्पशन होता है तो आप क्या करते हो, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट होता है, आपसे आपके अधिकार ले लिए जाते हैं और बदले में आपको क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। तो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट भी अगर होता है जिसके बदले में आपको पैसा मिले, ये भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। तो किसी भी तरीके से ट्रांसफर, चाहे आप बेच रहे हो, चाहे आप एक्सचेंज कर रहे हो, रिलिंक्विश कर रहे हो, खुद होके अधिकार छोड़ रहे हो, एक्सटिंग्विश हो रहा है, अब उसके राइट एक पर्टिकुलर डेट के बाद आप पे खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, ये सब काय में आएंगे, कैपिटल एसेट। इसके अलावा फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, कंपलसरी एक्विजिशन, ये जो लैंड है कंपलसरीली एक्वायर की जाती है, इसको भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। सरकार इसके बदले आपको कंपनसेशन देगी और ये कंपनसेशन क्या होगा, टैक्सेबल। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। लोग टैक्स प्लानिंग करते थे, कैसे प्लानिंग करते थे सर? वो क्या करते थे, पहले तो असेट को इन्वेस्टमेंट बोल के होल्ड करते थे, और जब बेचने की बारी आती थी एक सिंपल जर्नल एंट्री पास करते थे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, और इसी इनकम को बाद में वो पीजीबीपी दिखाना चालू कर देते थे। सर क्या फायदा होता था? 2 बड़े फायदे होते थे सर। पहला, जो कैपिटल गेन है वो 20% से टैक्स होता है, और जब तक स्लैब, बेसिक स्लैब लिमिट एग्जाम नहीं होता तब तक के डायरेक्ट 20% से टैक्सेबल होता है, हमने बेसिक्स के अंदर में पढ़ा था। यही अगर वो पीजीबीपी बना देते थे तो उनको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का भी बेनिफिट मिल जाता था। तो लोग क्या करते थे, पहले प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट बोल के होल्ड करते थे और बाद में उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर देते थे, सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करके। तब जाके सरकार को समझ में आया ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने क्या किया, कह दिया अगर आप कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे, इस पे भी हम क्या लेके आएंगे, कैपिटल गेन। तो ये भी ट्रांसफर माना जाएगा। मैच्योरिटी एंड रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। आखिर ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है सर? जीरो कूपन बॉन्ड, अ बॉन्ड विच इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। एक ऐसा बॉन्ड जो डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और पार पे रिडीम होता है। पार पे क्या होता है सर? रिडीम होता है। अब अगर इसका मैच्योरिटी भी हो रहा है या रिडम्पशन हो रहा है तो इट इज एन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट और इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आएगा। Any transaction in part performance of contract of immovable property under 53A of Transfer of Property Act, that is TOPA Act। अब ये क्या है? देखिए कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी के सौदे हो जाते पर रजिस्ट्री नहीं होती। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए बिल्डर है,
बिल्डर से हमारे बहुत अच्छे नाते हैं, बिल्डर से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो हम क्या करते थे, बिल्डर को कंसिडरेशन पे करके प्रॉपर्टी ले लेते हैं और हम बोलते कि भैया देख मैंने ये इन्वेस्टमेंट बोल करके होल्ड किया है, ये मेरा दोस्त ही है, मैंने ये इन्वेस्टमेंट बोल करके होल्ड किया है, मैं क्या करने वाला हूं, मैं किसी और को चिपकाने वाला हूं कुछ दिन रख के, मैंने बस इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो एक काम कर, रजिस्ट्री मेरे पास मत कर, तू डायरेक्टली थर्ड पार्टी रजिस्ट्री करना। अब सोच समझ के बात समझिएगा, मैंने तो इससे ले लिया और कंसिडरेशन पे किया, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल प्रोसेस, मैंने रजिस्ट्री करवाई नहीं, मैंने क्या कर दिया, लेट्स से दर्शन खरे सर को बेच दिया ये प्रॉपर्टी, बराबर है। ओनर कौन है, विजय, ओनर कौन है, विजय। भले ही विजय ने क्या नहीं किया, रजिस्ट्री नहीं किया उसके नाम पे, पर विजय ने ट्रांसफर तो कर दिया अंडर द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज ऑल्सो लायबल टू कैपिटल गेन, विजय को इस पे कैपिटल गेन आएगा। जो बिल्डर था उसके लिए ये पीजीबीपी था, क्योंकि उसके लिए स्टॉक था, मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट था ब्रो, तो मेरे लिए ये क्या आएगा, कैपिटल गेन आएगा। नेक्स्ट, एनी ट्रांजैक्शन ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी और अ कंपनी हैविंग हाउस बिल्डिंग स्कीम फॉर इट्स मेंबर। तो भैया अगर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन होता है जहां पे आप मेंबर अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बनते हैं, ट्रांसफर होता है, तो इस पे भी कैपिटल गेन टैक्स आएगा। जैसे आप अपना फ्लैट सेल कर रहे हैं, तो टेक्निकली वो फ्लैट नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप ट्रांसफर हो रही है, तो अगर कोई मेंबरशिप भी ट्रांसफर कर रहा है तो इस पे कैपिटल गेन टैक्स जरूर आएगा। तो ये था आपका सर कैपिटल एसेट और ट्रांसफर का डेफिनेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इतना ज्यादा दोनों भी मत याद रखना, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कैपिटल एसेट है क्या और ये बिक गया है क्या, इसके बदले में पैसे मिले हैं क्या। इफ दोस टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, आप इसको कैपिटल गेन के अंदर में लेके आ सकते हैं। ये सोनो मालिक चेक कीजिए, राइट। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ कैपिटल एसेट। अभी हमने देखा कि भैया कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर होता है तो वहां पे क्या आना चाहिए, गेन आना चाहिए, वहां पे क्या आना चाहिए बेटा, गेन आना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनिए, रजिस्टर में साथ साथ में लिखिएगा भी, गिव द हेडिंग कैपिटल गेन्स। यस, सबसे पहले पढ़िएगा 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल एसेट, फिर पढ़ना 247 क्या आता है मालिक, ट्रांसफर, फिर आता है आपका नेक्स्ट वर्ड गेन। अगर मैं गेन की बात करूं तो जरा ध्यान से सुनिएगा, गेन काय पे डिपेंड करता है, क्या ये आपके साइज पे डिपेंड करता है, द आंसर इज नो। क्या ये प्रॉपर्टी के प्राइस पे डिपेंड करता है, आंसर इज नो। गेन पोहा पे डिपेंड करता है। सर क्या बात कर रहे हैं आप, पोहा, हाँ जी सर पोहा पे डिपेंड करता है। सर पोहा, हाँ, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट। ध्यान से सुनिएगा, गेन शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा ये प्राइस से डिसाइड नहीं होगा, असेट के साइज से डिसाइड नहीं होगा, आपने कितने दिन उस असेट को होल्ड करके रखा इससे डिसाइड होगा। तो ध्यान से सुनिए, यहां गेन 2 प्रकार के हैं, पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और जिस नेचर का भी आप एसेट सोल्ड करेंगे उस तरह का गेन अराइज हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यस और नो। अब गेन 2 प्रकार के हैं जो डिपेंड करता है एसेट का टाइप क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और इसी से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। कब हम मानेंगे कोई एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, अब यहां पे 3 कैटेगरी अराइज की है, जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पे 3 कैटेगरी अराइज करी हुई है। पहला, फाइनेंशियल एसेट, दूसरा स्पेशल एसेट्स, और तीसरा अदर एसेट्स। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वापस से, कम अगेन, राइट। पहला कैपिटल एसेट होना चाहिए, कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना चाहिए, गेन होना चाहिए। तो ये जो 2 की डेफिनेशन है इसको आप सीधे सीधे नोट से पढ़ लेना, इसको लिखने का काम नहीं, गेन को आप मेरे साथ लिखिए। हाँ जी, तो गेन कितने प्रकार के हैं, 2, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हम कब मानेंगे, ये 3 बात पे डिपेंड करता है, फाइनेंशियल एसेट है, स्पेशल एसेट है या अदर एसेट है। सबसे पहला सवाल उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एसेट। इसी पेज पे आइए,
नीचे आप देखेंगे आपको फाइनेंशियल एसेट का डेफिनेशन दिख जाएगा। अब ये फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या आता है चेक करिए। फाइनेंशियल एसेट्स में आते हैं आपके लिस्टेड इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो आपके लिस्टेड इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स है ये आपके फाइनेंशियल एसेट्स माने जाएंगे, राइट। दूसरा, सिक्योरिटीज बिंग डिबेंचर एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड। तो ऐसे डिबेंचर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो लिस्टेड है ये भी आपके क्या माने जाएंगे, फाइनेंशियल एसेट माने जाएंगे। तीसरा, यूनिट्स ऑफ यूटीआई बीइंग कोटेड और अनकोटेड। कोटेड मींस लिस्टेड, अनकोटेड मींस नॉन लिस्टेड। तो अगर आपके पास यूटीआई के यूनिट्स हैं तो ये भी क्या माने जाएंगे, फाइनेंशियल एसेट्स माने जाएंगे। आपका जीरो कूपन बॉन्ड भी आपका फाइनेंशियल एसेट माना जाएगा। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कोटेड और अनकोटेड भी आपका क्या माना जाएगा, फाइनेंशियल एसेट्स माना जाएगा। वैसे मैं आपको जेन्युइनली एक बात बोलूं, इसमें से लिस्टेड सिक्योरिटी याद रखिएगा, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये शेयर्स बीइंग या डिबेंचर्स लिस्टेड है तो ये फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर में आते हैं, या म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स लिस्टेड है अनलिस्टेड है ये भी किसके अंदर में आते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर में आते हैं। तो अब दिमाग में सेट कीजिए, लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये सब काय के अंदर में आते हैं सर, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर में आते हैं। तो अब पहला फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स को मैं फर्दर क्लासिफाई कर देता हूं दो के अंदर में सर, लिस्टेड शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर या फिर यूनिट्स कोटेड ऑब्लिक अनकोटेड। ठीक है, ये आपके क्या बन गए सर, फाइनेंशियल एसेट्स बन गए। फाइनेंशियल एसेट्स का आपका होल्डिंग पीरियड, दैट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट, राइट, अगर ये आपका 12 मंथ्स और लेस है, अगर ये आपका कितना बेटा 12 मंथ्स और लेस है तो हम इसे क्या मानेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। तो अगर मान लीजिए आपका फाइनेंशियल एसेट है बीइंग लिस्टेड शेयर्स, डिबेंचर्स, कोटेड अनकोटेड यूनिट्स, अगर आपने इसे 12 महीने डॉट 12 महीने या उससे कम होल्ड किया, ये एसेट शॉर्ट टर्म बन गया। अब इसका वैल्यू क्या है, इसका साइज कितना है, इररिलेवेंट। आपके पास एक शेयर है, 1 लाख शेयर है, 1 करोड़ शेयर है, डजंट मैटर। आपने इन शेयर को होल्ड कितने दिन किया उस पर डिपेंड करता है। 12 महीने या उससे कम होल्ड किया, शॉर्ट टर्म। 12 महीने या उससे कम होल्ड किया, शॉर्ट टर्म। पोहा का फुल फॉर्म क्या है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप यहां पे लिख के रख सकते हैं। पोहा का मतलब है पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स। आपने उसे कितने दिन होल्ड किया, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स आपका क्या बनेगा बेटा, पोहा बनेगा। डन। तो चलिए, पहला हो गया फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स 12 महीने या उससे कम होल्ड किया तो क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म। अब यही लॉन्ग टर्म का भी बना दीजिए। लॉन्ग टर्म में भी कितने एसेट बन जाएंगे, फिर 3 एसेट बन जाएंगे। पहला बनेगा कौन सा बेटा, फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स का होल्डिंग पीरियड क्या हो जाएगा, मोर देन 12 मंथ्स। अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 12 मंथ्स है तो यही चीज क्या बन जाएगी, लॉन्ग टर्म। तो ना हमने प्राइस देखा ना हमने साइज देखा, हम देख रहे हैं आपने कितने दिन उसको असेट होल्ड किया, उस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं ये गेन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। उस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं ये गेन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। यस, सो आपका पोहा दैट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट 12 महीने से ज्यादा है तो वो क्या माना जाएगा मालिक, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। यस, अच्छा जी सर। दूसरा कैटेगरी बनता है यहां पे स्पेशल एसेट। अब स्पेशल एसेट में हमारे पास अब तक के 2 ही एसेट है। पहला इमूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। आपके बहुत सारे के मन में आ रहा होगा अनलिस्टेड सिक्योरिटीज का क्या, वो आता है स्पेशल कैटेगरी के अंदर में। तो स्पेशल कैटेगरी के अंदर में 2 चीजें हैं, एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा है अनलिस्टेड शेयर्स। पहला है इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा है अनलिस्टेड शेयर्स। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स की मैं बात करूं तो इनका पोहा कितना है, इनका पोहा है सर 24 मंथ्स और लेस। इनका पोहा है सर 24 मंथ्स और लेस। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी या अनलिस्टेड शेयर 24 मंथ्स या उससे कम होल्ड किया तो आपका ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बनेगा। अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस आएगा, राइट। यही 24 मंथ्स के ऊपर होल्ड कर लिया, 24 मंथ्स के ऊपर होल्ड कर लिया तो यही क्या बन जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। यही क्या बन जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। यस और नो, राइट, चेक कर लो सर। अब फाइनेंशियल एसेट्स क्लियर है, लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स। दूसरा क्या हो गया, स्पेशल एसेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अनलिस्टेड शेयर। अब इन सबको छोड़ के ऑल अदर एसेट्स, ऑल अदर कैपिटल एसेट्स, इनके लिए थर्ड कैटेगरी है
जिनका पोहा रखा गया है 36 मंथ्स और लेस। अगर बाकी सारे असेट आपने 36 मंथ्स या उससे कम होल्ड कर लिए तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। तो यहां पे आ गए आपके अदर असेट्स, यहां पे क्या आ गए बालिका आपके अदर असेट्स। अदर असेट्स का आपका पोहा कितने से ऊपर होना चाहिए सर? 36 मंथ से ऊपर है तो आप क्या माने जाएंगे सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माने जाएंगे। तो सिंपल है, जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो क्या बन गया बेटा? लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो क्या बन गया बेटा? लॉन्ग टर्म। यस मालिक। तो सेक्शन 45 ने क्या था? पहली चीज क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट होना चाहिए। कैपिटल एसेट क्या करना है बेटा? ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर से क्या अराइज होना चाहिए? गेन। गेन का नेचर क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो गेन हम अराइज करने के लिए क्या उसका प्राइस देख रहे हैं? नहीं। क्या उसका साइज देख रहे हैं? नहीं। कहां से एक्वायर किया वो देख रहे हैं? नहीं। हम देख रहे हैं उसका होल्डिंग पीरियड कितना है। और देखिए होल्डिंग पीरियड याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 12 का टेबल याद कर लीजिए। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। सिंपल है। कम ऑन, कम अगेन। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। सिंपल है। तो ये इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। फाइनेंशियल एसेट 12 मंथ्स, स्पेशल एसेट में दो ही चीजें आती, इमूवेबल प्रॉपर्टी अनलिस्टेड शेयर 24 मंथ्स, अदर एसेट के कैटेगरी में 36 मंथ्स। इससे कम है तो शॉर्ट टर्म, इससे ऊपर है तो लॉन्ग टर्म। काम खत्म। ये सुनो, इधर आइए। इसके अलावा मैं आपसे एक बात कर लेता हूं, इसके अलावा मैं आपसे बात कर लेता हूं, राइट सर। होल्डिंग पीरियड की अगर मैं बात करूं तो देखिए अलग अलग केस में आपका होल्डिंग पीरियड कैसे निकलेगा वो आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है। अलग अलग केसेस में आपका होल्डिंग पीरियड कैसे निकलेगा वो आपको एक लिस्ट दी हुई है। लेकिन मैं उससे एक इजी तरीका आपको समझाना चाहता हूं, रजिस्टर में लिख लिए। मैं उससे एक इजी तरीका आपको समझाना चाहता हूं। होल्डिंग पीरियड दैट इज पोहा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पोहा कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एकदम सिंपल बात बताऊंगा, अदरवाइज मैं आपको बोलता है टेबल का हर एक चीज आप याद रखो, आप इस टेबल की पूरी चीज याद रखो। बट जेन्युइनली स्पीकिंग ये टेबल पूरा का पूरा मत याद रखना, बिल्कुल अननेसेसरी एक्टिविटी है। मैं आपके दिमाग में एक कैलकुलेशन सेटअप करता हूं, ऑलमोस्ट एवरी कैलकुलेशन इससे आप परफेक्टली सेट कर पाएंगे। इधर आइए, होल्डिंग पीरियड। अब देखिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देता हूं, वो एक्सरसाइज मेरे साथ करिएगा। अपना कैलकुलेटर उठाइए सभी लोग, हाथ में लेफ्ट हैंड में अपना कैलकुलेटर उठाओ सभी लोग, पूरा इंडिया भारत जल्दी से, यस और नो। और अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं। यस, आपने कैलकुलेटर उठा लिया। अब सपोज ये एक कैपिटल एसेट है, इमेजिन ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक लैंड है, और सपोज ये आपका कैपिटल एसेट है। ये आपके पास कैसे आया होगा? अगर ये आपके पास है अभी तो ये कैसे आया होगा? दो ही तरीके हैं, दो ही तरीके हैं। एक, या तो आपने इसको क्या किया होगा? परचेस किया होगा। सिचुएशन क्लियर है ना? अगर विजय के पास ये कैलकुलेटर है, बीइंग अ कैपिटल एसेट, अज्यूम दिस इज अ कैपिटल एसेट, यस, अगर ये विजय के पास है तो ये कैसे आया होगा? या तो विजय ने इसको परचेस किया है, सिंपल है, या फिर विजय ने कैसे लाया होगा? आप बोलेंगे सर विजय को किसी ने गिफ्ट दिया होगा। यस, विजय को विल में मिल सकता है अपने मम्मी पापा से, विजय को इनहेरिटेंस में मिल सकता है अपने मम्मी पापा से, विजय ने अमलगमेशन, डीमर्जर या बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लिया होगा। यस और नो? अमलगमेशन, डीमर्जर, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में। और कुछ नहीं तो एट द एंड आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा प्यारा सोच के बोल सकते हो विजय ने चोरी किया। बात सिंपल है ये ना? आप यही बोल सकते हो चोट्टा कहीं का, इसने चोरी किया, यही बोल सकोगे। और क्या बोलोगे? बराबर है कि नहीं? यानी टेक्निकली देयर आर ओनली टू वेज अ पर्सन कैन हैव अ असेट, ईदर ही हैज परचेज्ड इट और ईदर ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम समवन एल्स, प्रीवियस ओनर। सो या तो आपने परचेज किया है, या तो आपने परचेज किया है, या तो आपको ये रिसीव हुआ है, या तो आपको क्या हुआ? ये रिसीव हुआ है अंडर द गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन और अदर सिमिलर मोड। एवरीबॉडी कम ऑन। अगर विजय के पास कोई भी एसेट है, मैं आपको इतना बड़ा टेबल नहीं याद करने का तरीका बता रहा हूं, इतना बड़ा टेबल याद नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, सब कुछ हो जाएगा। यस, एक खादी एक्सेप्शन हो सकता है, पर फिर तुम इतना एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में इतना आगे नहीं बढ़ोगे। चलो ध्यान से सुनो, विजय के पास अगर कोई भी एसेट आया है, कैसे आया होगा सर? दो ही तरीके हैं विजय के पास ये एसेट आने के। पहला तरीका क्या है सर? या तो विजय ने परचेज किया है, दूसरा तरीका क्या है? गिफ्ट में रिसीव हुआ होगा, विल में रिसीव हुआ होगा, इनहेरिटेंस में रिसीव हुआ होगा, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में रिसीव हुआ होगा, या
फिर अदर सिमिलर मोड के अंदर में ये रिसीव हुआ होगा, पक्की बात है। अब पोहा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर परचेस किया होगा तो डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर के, क्या चीज बेटा, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर के डेट ऑफ ट्रांसफर, ओनली कंप्लीटेड मंथ्स, ओनली कंप्लीटेड मंथ्स। तो सिंपल है, पोहा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक का पूरा पीरियड, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक का पूरा पीरियड आपका क्या माना जाएगा, होल्डिंग पीरियड माना जाएगा। आपका पूरा पीरियड क्या माना जाएगा, होल्डिंग पीरियड माना जाएगा। डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक के ओनली कंप्लीटेड मंथ्स। जैसे अगर लेट अस अज्यूम 13 महीने 10 दिन हुए होंगे तो वी विल कंसिडर इट एज 13 मंथ्स ओनली। यस और नो? पार्ट ऑफ द मंथ्स को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। पार्ट ऑफ द मंथ्स को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, राइट। सो अगर आपने परचेज किया है, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक का पूरा पीरियड आपका क्या माना जाएगा बेटा, होल्डिंग पीरियड माना जाएगा। यही अगर गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस या बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशंस में मिला होगा, राइट, तो आप पोहा कैसे कैलकुलेट करेंगे, होल्डिंग पीरियड ऑफ असेसी प्लस होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर। यस, होल्डिंग पीरियड ऑफ असेसी प्लस होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर, होल्डिंग पीरियड ऑफ असेसी प्लस होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर। ऐसा आप इसे क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। अब इसका मीनिंग समझिए, मान करके चलिए विजय के पापा ने एसेट 2005 में परचेज किया, या आप मान सकते हैं प्रीवियस कंपनी ने इस एसेट को 2005 में परचेज किया। कंपनी ने अमलगमेशन में या डैड ने विल में या गिफ्ट में 2015 में ट्रांसफर कर दिया, बराबर। और अब हम इसे क्या करने जा रहे हैं, विजय इसे सेल करने जा रहा है, या विजय लिमिटेड, राइट, इसे सेल करने जा रहा है इन 2023। तो पोहा कहां से कहां तक काउंट करेंगे, पोहा काउंट करेंगे 2005 से लेकर के 2023 तक के। पोहा कहां से कहां तक काउंट करेंगे सर, 2005 से लेकर के 2023। और क्लियर कट दिख रहा है, अगर ये अदर एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है या स्पेशल एसेट भी है, तो नेचर क्या हो गया बेटा, लॉन्ग टर्म। नेचर क्या हो गया, लॉन्ग टर्म। तो नेचर ऑफ गेन भी क्या आएगा, लॉन्ग टर्म। यस, तो होल्डिंग पीरियड, अब चाहे एसेट मेरे को गिफ्ट में मिला हो, विल में मिला हो, इनहेरिटेंस में मिला हो, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में मिला हो, यस, अमलगमेशन, डीमर्जर, एक्विजिशन ऑफ प्रोप्राइटर बाय कंपनी, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी, इस तरीके के किसी भी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर में होल्डिंग पीरियड ऑफ एसेसी प्लस होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर कंसिडर किया जाएगा फॉर कंप्यूटिंग द नेचर ऑफ गेन, दैट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। आखिर हम ये होल्डिंग पीरियड पढ़ क्यों रहे, ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, नेचर ऑफ गेन को क्लासिफाई करने के लिए। ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, नेचर ऑफ गेन को क्लासिफाई करने के लिए ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो अच्छा, अब एक बात समझिएगा, ये आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा, आपको एकदम ऐसे एक एक डिटेल देख के हुए नहीं दिया जाएगा, ये आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और समझ में आ जाएगा कि एसेट किसने लिया था। हो सकता है ऐसा बताया हो, असेसी हैज एक्वायर्ड द एसेट इन 2008 एंड ही हैज सोल्ड द एसेट इन 23-24, तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा एसेट परचेज किया था, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या था 2008, डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है 2023, क्या ये 36 मंथ से ऊपर है, आंसर इज यस, खत्म। नेचर ऑफ गेन क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म। तो जो आपका नेचर ऑफ गेन बनेगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग पढ़ते हैं। तो नेचर ऑफ गेन जो रहेगा, फाइनल आंसर ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, होल्डिंग पीरियड पढ़ते हैं। तो होल्डिंग पीरियड पढ़ने का होल पर्पस क्या है, होल्डिंग पीरियड पढ़ने का होल पर्पस ये है कि जो फाइनल आंसर आ रहा है आपका कैपिटल गेन का, ये लॉन्ग टर्म है या ये शॉर्ट टर्म है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, स्टिल मैं आपको क्या करूंगा, ये
यहाँ पे होल्डिंग पीरियड एक बार रीड करने का सजेस्ट करूंगा। अब जैसे इसी केस में देखिएगा, शेयर्स जो होते हैं ये अलॉट होते हैं, जैसे बोनस शेयर हो गया, राइट शेयर हो गया, ये क्या होते हैं बेटा, अलॉट होते हैं। तो इनके केस में फिर डेट क्या बन जाएगी, अब ये एक्वायर तो नहीं हुई, ये अलॉट हुए, तो जिस दिन से अलॉट हुए डेट ऑफ अलॉटमेंट इनके लिए वो होल्डिंग पीरियड बन जाएगा। ये देखिए जैसे राइट शेयर हो गया या बोनस शेयर हो गया, ये जिस दिन से अलॉट होंगे उस दिन से आपका होल्डिंग पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, काउंट हो जाएगा। उस दिन से आपका होल्डिंग पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, काउंट हो जाएगा। तो एक बार शांति से पहले इस लिस्ट को पढ़ लीजिए फॉर वंस एंड ऑल। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, राइट। अगर असेट डेप्रीसिएबल असेट है, अगर असेट क्या है बेटा, डेप्रीसिएबल असेट है, इसे ऑलवेज क्या माना जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट माना जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। एंड हेंस डेप्रीसिएबल एसेट्स के ऊपर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। ये लिख के रख दीजिए, डेप्रीसिएबल एसेट जो होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का एकदम जेन्युइन लॉजिक बताऊंगा, तुम्हें बोलेगा सर मजा आ गया। सर डेप्रीसिएबल एसेट जो होता है, एक तरफ आप इस पे डेप्रीसिएशन क्लेम करके अपना प्रॉफिट रिड्यूस कर देते हैं सेक्शन 32 के अंदर में, यस। एक तरफ तो आपने एसेट के डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया और बाद में आप उसका कॉस्ट भी क्लेम करेंगे, ये सही नहीं है। इसलिए जो डेप्रीसिएबल एसेट है इसे हमेशा शॉर्ट टर्म में क्लासिफाई किया जाता है और इस पे जो नेचर ऑफ गेन आता है ये हमेशा क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही रहेगा। इसलिए आप देखिए यहां पे नीचे जब आप डेप्रीसिएबल एसेट पढ़ेंगे ऑलवेज शॉर्ट टर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग दिखेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये भी लिख के रख दो, डेप्रीसिएबल एसेट हमेशा क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म। जिसको पहले ये चार्ट देखना है चार्ट देख लो, उसके बाद मैं आपको टाइम दे रहा हूं 2 से 5 मिनट का, पूरा टेबल को बस एक बार फॉर वंस एंड द लास्ट टाइम रीड करके खत्म करो। चार्ट देख लो मालिक। यस मालिक, डन है ये? चलो एक बार ये रीड करो फट से, क्विक रीड दो। डन? चलिए होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा सर, एक बार का पढ़ लिया होगा। यस, देखिए इस टेबल को याद नहीं रखना है, तो अब तक जितनी चीजें पढ़ी, राइट, इसमें से अब तक हम सिर्फ कैपिटल गेन में कैसे निकलेगा वहां तक के पहुंचे हैं। वापस एक बार पढ़ लेते हैं। सेक्शन 45 ने 4 कंडीशन रखी थी। पहला कैपिटल एसेट होना चाहिए, 214 में पढ़ा। कैपिटल एसेट क्या होना चाहिए सर, ट्रांसफर होना चाहिए। क्या राइज होना चाहिए, गेन। गेन को हम 2 नेचर में क्लासिफाई करेंगे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। ऐसा मिडिल वाला कुछ नहीं होता, या तो लॉन्ग होता है या तो शॉर्ट होता है, ठीक है, राइट। इसके बाद में ये शॉर्ट या लॉन्ग किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर, होल्डिंग पीरियड के ऊपर डिपेंड करेगा। होल्डिंग पीरियड का टेबल याद मत रखना, बस इस सिंपल टेबल से याद रख लेना, आपको किसी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी बुक उठा के देख लेना इंडिया की, इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है, राइट। अब ये हो गया आपका होल्डिंग पीरियड।
अब एक ही चीज बची है सेक्शन 45 में, सच गेन इज नॉट एग्जम्प्ट, सच गेन इज नॉट एग्जम्प्ट। तो हम इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, हम इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे। कुछ कैपिटल गेन क्या है एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 के अंदर में, तो हम उसकी भी लिस्ट पढ़ेंगे, हाल फिलहाल में नहीं, इसको होल्ड पे रखेंगे, इस एक कंडीशन को हम क्या करेंगे, होल्ड पे रखेंगे। तो ये था आपका सेक्शन 45। सेक्शन 45 क्या देता बेटा, आपका चार्जिंग सेक्शन। अब हम यहां से सीधे जा रहे हैं सेक्शन 48 पे, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन के ऊपर। तो 45 से हम लोग सीधे जंप कर रहे हैं 48 के ऊपर, कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे होता है। नाउ वी ऑल नो असेट दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म, यानी कंप्यूटेशन के भी दो ही प्रकार हो सकते हैं, एक या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म। आर यू गेटिंग द पॉइंट? या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म, ये दो ही तरीके हो सकते हैं गेन के भी। तो चलिए मैं इसको भी रजिस्टर में लिखूंगा, राइट। कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप रजिस्टर में लिखेंगे, बाकी सब आपको रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं। तो आइए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 48, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन दो तरीके से कंप्यूट होगा, या तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा या तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। एवरीबॉडी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। यस, जब हम गेन की बात कर रहे हैं, गेन ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस, निगेटिव गेन, बराबर है। सबसे पहला आता है आपका FVOC, दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बनाएंगे मेरे साथ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बराबर है। कोई भी एसेट को बेच करके क्या मिलता है, सबसे पहले कंसिडरेशन मिलता है। तो सबसे पहले सेल वैल्यू भी आप इसको बोल सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से क्या माइनस करना, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, बेचने के खर्चे। अगर इसको बेच के बेचने पे कुछ खर्चे आए होंगे तो वो, तब जाके आपको क्या मिलेगा मालिक, नेट कंसिडरेशन। तब जाके आपको क्या मिलेगा मालिक, नेट कंसिडरेशन। तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से क्या माइनस करोगे, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, क्या मिलेगा मालिक, नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन में से आप क्या माइनस करो सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, गेन कैसे आएगा, तो मैंने जितने में बेचा माइनस मैंने जितने में खरीदा था, सिंपल है ना, तभी तो जाके मेरे को नेट इनकम मिलेगी। अरे भाई तू पीएनएल इमेजिन कर, यहां क्या आता है तेरा, इनकम, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करता तभी जाके नेट प्रॉफिट आता। तो अगर तू पहले बेचेगा, बेचने से जो तेरे बेचने के खर्चे है वो हटा दे, जितने में खरीदा था वो हटा दे, तब जाके देखो नेट गेन आएगा। सिंपल कंसेप्ट है। यस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और एक और पॉइंट है बेटा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। देखो ये असेट पे कई बार आपको क्या करने पड़ते हैं सर, खर्चे करने पड़ते हैं। तो वो असेट के ऊपर जो किया गया खर्चा है ये भी तो आपकी कॉस्ट है, जो असेट के ऊपर किया गया खर्चा है ये भी तो आपकी कॉस्ट है। तो जाके आपको क्या मिलेगा बेटा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, अकॉर्डिंगली एज द केस मे बी, राइट। और इसमें से आप क्या माइनस करोगे सर, एग्जम्पशन माइनस करोगे। इसमें से आप क्या माइनस करोगे सर, एग्जम्पशन माइनस करोगे अंडर सेक्शन 54B, 54D, 54G, 54GA। तो भैया शॉर्ट टर्म में चार तरीके के, शॉर्ट टर्म में क्या मिलते हैं सर, चार तरीके के आपको एग्जम्पशन मिलते हैं। लेडी गागा की बहन बी डी गा, क्या बोलो वापस से, शॉर्ट टर्म में चार तरीके के गेन मिलते हैं। लेडी गागा की बहन बी डी गा, बी डी गा, GGA। सो लेडी गागा की बहन बीडी गागा, शॉर्ट टर्म में आपको चार तरीके के एग्जम्पशन मिलते हैं। एंड ये आ जाएगा आपका नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, एज द केस मे बी। चलिए फॉर्मेट देखिए, पूरे इनकम टैक्स में दो ही ऐसे हेड है जहां पे फॉर्मेट दिया है, या तो एचपी था या तो कैपिटल गेन था, जहां पे आपको फॉर्मेट दिया हुआ था। तो ये फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है, कंप्यूटेशन बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो सेक्शन 48 आपसे बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन की। ये था आपका शॉर्ट टर्म का कंप्यूटेशन। पहले क्या लेंगे बोलो, एक बार रिपीट करो। सबसे पहले लेंगे आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से क्या माइनस करना है सर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस करना है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर क्या करना है सर, माइनस करना है, ठीक है सर। तो आपको क्या मिलेगा, नेट कंसिडरेशन मिलेगा। नेट कंसिडरेशन में से क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या मिलेगा सर आपको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस। फिर इसमें से कुछ एग्जम्पशन माइनस करेंगे, जो हेड वाइज एग्जम्पशन है वो, और आपको मिल जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस।
लॉन्ग टर्म में भी आप सेम ही चीज करते हो, बस यहां पे कुछ चीजें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यहां पे कॉस्ट के जगह क्या आ जाएगा सर, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो आपको कुछ दो चीजें लेस करनी है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और यहां पे एग्जम्पशन जो मिलते हैं वो 54 टू 54 GB तक के मिलते हैं। तो फॉर्मेट देखिएगा सर, चेक, पूरा फॉर्मेट वापस से आ जाता है। यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रहेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस होंगे, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, बराबर है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, बोलो बेटा, माइनस किए जाएंगे, नेट कंसिडरेशन आएगा। नेट कंसिडरेशन में से, नेट कंसिडरेशन में से क्या करेंगे आप सर, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे सर आप, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करेंगे। क्या मिल जाएगा सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस। इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, एग्जम्पशन। अब लॉन्ग टर्म में से जो एग्जम्पशन आपको मिलेगा, ये 54 टू 54 GB तक का एग्जम्पशन मिलेगा, आप निकाल लेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस। यस मालिक। तो अगर आप देखेंगे दोनों का पैटर्न जो है सॉल्व करने का बिल्कुल सेम है। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, तो फिर आपको आएगा नेट कंसिडरेशन। शॉर्ट टर्म में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लॉन्ग टर्म में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन आएगा। यानी अगर आप मेन डिफरेंस देखेंगे दोनों के फॉर्मेट में, तो कहां हो रहा है, एक कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, दूसरा एग्जम्पशन में। शॉर्ट टर्म में जहां पे चार ही एग्जम्पशन मिलते हैं, 54B, D, G एंड GA, लॉन्ग टर्म में 54 से लेकर 54 GB तक के सारे एग्जम्पशन आपको मिलते हैं। अब कैपिटल गेन का आगे का पूरा चैप्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मेट को तोड़ने पे है। अगर आपने इस फॉर्मेट को बाकायदा लाइन बाय लाइन अच्छे से ब्रेक कर दिया, तो किसी भी कैपिटल गेन के प्रॉब्लम में आपको कभी दिक्कत नहीं आ सकती है, मेरा गारंटी है। तो इस वीडियो को आगे बहुत अच्छे से शानदार तरीके से आपको देखना है, और लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को तोड़ो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो आओ। सबसे पहले अब कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, तो मतलब हमारे को एक एक वर्ड को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटेशन ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। यस, अब एओ का यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। एओ सबसे पहले क्या करता है, जरा ये समझिए। अब इसको असेसमेंट के एंगल से देखिए। अब तक के आप इस चैप्टर को क्या करते थे, कंप्यूटेशन के एंगल से देखते थे। अब अज्यूम कीजिए खुद को एज अ असेसिंग ऑफिसर, और इसको कंप्यूटेशन के एंगल से देखिए। क्या होगा, असेसी ने अपने रिटर्न भरते वक्त उसके अंदर में कैपिटल गेन हेड का इनकम बनाया होगा। अब उसने तो सीधा नेट कैपिटल गेन या लॉस लाया होगा। एज अ एओ आपको इसे चेक करना पड़ेगा कि भैया इसने जो कंप्यूटेशन किया है ये सही किया है या नहीं। तो एज आप एओ सबसे पहले क्या करोगे, आप उससे इंफॉर्मेशन मंगाओगे। तो 142.1 आपसे इंफॉर्मेशन की बात करेगा। इस इंफॉर्मेशन में आपको मेजरली क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि असेट को एक्वायर कैसे किया गया था, मतलब ये परचेज किया गया था या ये गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में मिलता है। यानी प्रॉब्लम जो आपको दिया जाएगा उसमें सबसे पहले इस पूरी प्रॉपर्टी की हिस्ट्री लिखी हुई होगी कि परचेज था, गिफ्ट था तो कब था। इससे आपको पता चलेगा नेचर ऑफ गेन क्या आने वाला है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इससे आपको ये क्लैरिटी आएगी। दूसरा, प्रॉब्लम में आपको एक और चीज दिखेगी, बिका कितने में है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि यहीं से पूरा कैपिटल गेन कंप्यूटेशन चालू होगा। तो आपका सबसे पहली चीज जो प्रॉब्लम में ध्यान जाना चाहिए वो किस तरफ जाना चाहिए कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है प्रॉब्लम में। तो प्रॉब्लम में आपका पहला ध्यान आकर्षित होना चाहिए कि असेट का मोड ऑफ एक्विजिशन क्या है। ठीक है, दूसरा ध्यान आपको ध्यान चाहिए कि भैया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है। तो सबसे पहली चीज आती है FVOC, दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बराबर। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तीन अलग अलग सेक्शन में लिखी है, ध्यान से सुनिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तीन अलग अलग सेक्शन में लिखी है। एक 48, दूसरा आपका 50C, तीसरा आपका 50CA, और इस साल से एक नया 50AA। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपके चार अलग अलग सेक्शन में दिखेंगे। चलो कम अगेन, ये फाइनेंस एक्ट 23 का अमेंडमेंट है, ये आपके फाइनेंस एक्ट 23 का अमेंडमेंट है। यस, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तीन के जगह कितने सेक्शन में दिखेंगे मालिक? आपको चार सेक्शन में दिखेंगे। सेक्शन 48 किसकी बात करता है? जनरल।
फॉर अदर असेट्स। सेक्शन 50C बात करता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। 50CA full value of consideration for unlisted securities and इस साल से एक नया ऐड हुआ है 50AA मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। इसके आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, इसके आने के चांसेस हर बार होते ही है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के चारों सेक्शन में से 50C और 50AA ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 50C तो बाय डिफॉल्ट में हर अटेम्प्ट के अंदर में आता ही आता है। 50AA इस अटेम्प्ट में, दैट इज मई नवंबर 24 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अमेंडमेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा? अमेंडमेंट है। यस और नो? चलिए देखिए। यस सर, लिख लिया आपने? चलिए अब एक एक सेक्शन को तोड़ना चालू करते हैं, राइट। सबसे पहले आता है सेक्शन 48। सबसे पहले क्या आता है मालिक? सेक्शन 48 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इधर आता है मालिक फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब सिंपल सी बात समझिए, इस असेट को अगर मैं बेच रहा हूं तो कंसिडरेशन मेरे को दो ही तरीके से मिल सकता है, या तो कैश में मिलेगा या तो काइंड में मिलेगा। कम ऑन, हेलो। या तो कंसिडरेशन कैश में मिलेगा या तो काइंड में मिलेगा, काइंड में मिलेगा। अगर मुझे कंसिडरेशन कैश में मिला, जितना प्रॉब्लम में दिया है उतना एक्चुअल कंसिडरेशन ले लेना, यही बन जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मान लो अगर कंसिडरेशन काइंड में मिला तो यहां पे एक और सेक्शन अप्लाई होता है, सेक्शन 50D, जो कहता है फेयर मार्केट वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो जो एसेट आपको काइंड में रिसीव हुआ है उसका फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, यही हमारे लिए क्या बन जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। तो कोई भी एसेट को ट्रांसफर किया, कंसिडरेशन दो ही तरीके से आ सकता है। हम अदर एसेट्स की बात कर रहे हैं। कंसिडरेशन काहे में आएगा बेटा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यस, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैन ईदर बी इन कैश और कैन बी ईदर इन काइंड। सो अगर कैश में दिया होगा तो एक्चुअल लेना, काइंड में दिया होगा तो क्या लोगे बेटा आप? काइंड में दिया होगा तो आप लोगे बेटा फेयर मार्केट वैल्यू। क्या लोगे? फेयर मार्केट वैल्यू। टेंशन नहीं लेना, प्रॉब्लम में फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ होगा। यस, तो चलिए इधर आइए, यहां पे एक एक करके सेक्शन 48 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर एसेट्स। या तो काहे में मिला होगा? कैश, या तो काहे में मिला होगा? काइंड। कैश में मिला तो क्या लेने का? टेक एक्चुअल। काइंड में मिला तो क्या लेने का? फेयर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। खत्म। ये फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉब्लम में दिया होगा, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, राइट। तो पहला सेक्शन 48 खत्म, राइट। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपको इसमें से मिलेंगे, मतलब 10 में से एक या दो प्रॉब्लम इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। बाकी के मैक्सिमम प्रॉब्लम आते हैं किसके ऊपर बेटा? 50C के ऊपर। मैक्सिमम से ज्यादा मैक्सिमम आपको जो प्रॉब्लम आते हैं वो 50C के ऊपर आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग को लेकर के प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 50C फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। बराबर है। पहले मैं आपको प्रॉपर्टी खरीदने का ट्रांजैक्शन समझा देता हूं। ये ट्रांजैक्शन आपको अगर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया तो आप मुझे बोलोगे कि सर क्या इंटरलिंकिंग कराइए, कभी ऐसी इंटरलिंकिंग नहीं पड़ी। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, प्लीज सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, राइट। प्रॉपर्टी खरीदते कैसे है, इसका TDS लिंक, इसका सारा का सारा लिंक मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं। एक ही चार्ट समझाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको 4 चैप्टर को मिक्स करूंगा, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। हाउ टू बाय अ प्रॉपर्टी और फिर 50C चालू करेंगे। पहले हाउ टू बाय अ प्रॉपर्टी समझते हैं, राइट। यहां पे मैं सबसे पहले कर रहा हूं अदर नॉलेज एंड इंटरलिंकिंग। सपोज करके चलिए, कैपिटल गेन हमें किसके एंगल से देखना होता है? सेलर, क्योंकि प्रॉपर्टी बेच के पैसा उसी को मिलता है। तो सपोज कर लीजिए ये है विजय। विजय कौन है बेटा? एक सेलर है, बराबर है। अब विजय क्या करता है? प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। अब सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि विजय के लिए ये जो प्रॉपर्टी है जो वो सेल कर रहा है ये क्या थी? विजय के लिए जो ये प्रॉपर्टी वो सेल कर रहा है वो क्या थी?
अगर विजय के लिए ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट थी तो उसको कैपिटल गेन अराइज होगा और सेक्शन 50C फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालेगा, बराबर। अगर विजय ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट थी, विजय ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो विजय को कैपिटल गेन अराइज होगा, सेक्शन 50C के हिसाब से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा। विजय के लिए अगर ये प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड थी, मतलब विजय कौन था, बिल्डर था, विजय के लिए प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड थी, तो स्टॉक इन ट्रेड तो कैपिटल एसेट में आता नहीं, यानी इसके लिए क्या राइज होगा, पीजीबीपी, और इसी के लिए फिर सेक्शन 43CA अप्लाई होगा फॉर डिटरमाइनिंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यानी सेक्शन 50C एंड 43CA ये दोनों सेम सेक्शन है, बस डिपेंड करता है आप प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट बोल के होल्ड कर रहे हो या आप प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड बोल के होल्ड कर रहे हो। यस, यहां पे मैं दो अलग अलग चैप्टर के इंटरलिंकिंग कर रहा हूं, एक है कैपिटल गेन, दूसरा है पीजीबीपी। सो अगर विजय प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, सबसे पहले विजय ये देखेगा ये विजय के लिए इन्वेस्टमेंट है या विजय के लिए ये स्टॉक इन ट्रेड है। अगर विजय के लिए इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल गेन अराइज होना चाहिए विजय के हाथ में, 50C सेक्शन हम अप्लाई करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए। अगर विजय प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और विजय के हाथ में ये प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, तो विजय के हाथ में कैपिटल गेन अराइज होगा, कौन सा बेटा, सेक्शन 43, सॉरी विजय के हाथ में पीजीबीपी अराइज होगा सेक्शन 43CA के हिसाब से, बराबर है। अब ध्यान से सुनना, विजय ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, सेल। वेट अ मोमेंट, मैं वापस से कनेक्ट करता हूं, अचानक से पिक्चर आ गई कोई तो बीच में। यस सर, कनेक्ट हो गया, हाँ जी। तो विजय के हाथ में अब विजय प्रॉपर्टी सेल करता है। अब विजय प्रॉपर्टी किसको सेल कर रहा है, चलो लेट अस अंडरस्टैंड। विजय प्रॉपर्टी सेल करता है ऋषभ जैन को। विजय अपनी प्रॉपर्टी किसको सेल करता है, आरजे, दैट इज ऋषभ जैन को ये अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है। अब सपोज करके चलते हैं सेल का वैल्यू क्या हो सकता है, सपोज करके चलते हैं सेल का वैल्यू क्या हो सकता है। सेल का वैल्यू सपोज करके चलते हैं हम 70 लाख। 70 लाख इज व्हाट, द कंसिडरेशन, बराबर है। 70 लाख इज व्हाट, कंसिडरेशन। अब मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है, अगर आरजे को विजय प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, आरजे अब इधर मेरे को क्या दे रहा होगा, कंसिडरेशन दे रहा होगा। वी ऑल नो देने वाला जब भी देता टीडीएस काट के। क्या कोई सेक्शन है जहां पे आरजे विजय दैट इज सेलर को पे करते वक्त टीडीएस कट करेगा? आंसर इज यस। कौन सा सेक्शन है सर, मैं आपको याद दिलाता हूं। अगर आरजे विजय को पेमेंट कर रहा है, यहां पे टीडीएस कट करना पड़ेगा आरजे को, टीडीएस कट होगा बाय आरजे। कौन से सेक्शन के अंदर में, अंडर सेक्शन 194IA, सेक्शन 194IA, ईमानदारी से एक्विजिशन। यस, तो इंटरलिंकिंग से पढ़े सर, मजा आ जाएगा आपको, आप बोलोगे सर मास्टर क्या पढ़ाया है। तो विजय अगर सेल कर रहा है प्रॉपर्टी, आरजे क्योंकि बायर है, आरजे पेमेंट कर रहा है, देने वाला जब भी देता टीडीएस काट के, आरजे विजय का टीडीएस कट करेगा। कौन से सेक्शन में, 194IA। कब कट करेगा, इफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और नहीं यहां पे एंड होना चाहिए, कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50 लाख से ऊपर जा रही है तो टीडीएस होगा। खैर मैं इसमें बाद में आऊंगा, अभी आप सिर्फ इतना काम कीजिए कि आरजे को इस पे क्या करना पड़ेगा, टीडीएस करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194IA। अच्छा जी सर, अच्छा कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ और चीजें हैं? बिल्कुल है सर। देखिए आरजे को ये जो प्रॉपर्टी मिली है, आरजे को ये जो प्रॉपर्टी मिली है, हो सकता है आरजे को ये एक्वायर किया हो, आरजे ने ये क्या किया हो, एक्वायर किया हो, बराबर है। अब आरजे ने अगर ये एक्वायर किया है, ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आरजे ने अगर ये एक्वायर किया है, आरजे इसे इन फ्यूचर सेल कर देता है, विल देयर बी कैपिटल गेन टू आरजे? आंसर इज यस। आरजे इसे जब भी सेल कर देता है, देयर विल बी कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ आरजे। बिल्कुल। आरजे लेट्स से एक्वायर तो करता है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, आरजे अगर इसे एक्वायर करता है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, एक्विजिशन तो है पर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में एक्विजिशन है, यहां पे एक सेक्शन लग जाता है 56(2)(10), यहां पे गिफ्ट के प्रोविजन अप्लाई कर देते हैं।
ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आरजे अगर इस प्रॉपर्टी को एक्वायर तो करता है, पर ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में एक्वायर करता है, तो ऐसे केस में आरजे के हाथ में एक गिफ्ट का प्रोविजन आ जाएगा 56/10। कब आएगा, कैसे आएगा, सब इंटरलिंकिंग करवाऊंगा, टेंशन मत लो। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, पहले लिख लो जो लिखा रहा हूं, लिख लो, और बाद में इसको ऐसा इंटरलिंक करवाऊंगा, आप बोलोगे मजा आ गया। ध्यान से सुनना, विजय अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, विजय के हाथ में कैपिटल गेन या पीजीबीपी आएगा, ये क्लियर है। आरजे को क्या करना है, पहला सिचुएशन, आरजे टीडीएस कट करेगा, टीडीएस वो गवर्नमेंट को भरेगा। अब आरजे ने इसको एक्वायर किया, आरजे इसको फ्यूचर में जब भी सेल करेगा क्या आएगा बेटा, कैपिटल गेन आएगा। मान लो आरजे ने एक्वायर तो किया, पर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में एक्वायर किया, आरजे के हाथ में 56/10 आ जाएगा। आरजे के हाथ में क्या आ जाएगा, 56/10 आ जाएगा, गिफ्ट मान करके टैक्स किया जाएगा आरजे के हाथ में। कब, कैसे और कितना डिस्कस करेंगे, बराबर है। अच्छा, अब आरजे के हाथ में, ध्यान से सुनिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। आरजे ने अगर एक्वायर किया है तो कुछ तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा आरजे के हाथ में। आरजे के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, यहां हम सेक्शन 49 को डील कर रहे हैं। आरजे के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आरजे ने एक्वायर किया है फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, आरजे ने अगर एक्वायर किया है फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उसका परचेस प्राइस ही उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। आरजे ने अगर मुझसे एक्वायर किया था फॉर प्रॉपर एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जितनी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, जितने में उसने एक्वायर किया था, वही आरजे सर के हाथ में क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वही आरजे सर के हाथ में क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर ये एडिक्वेट कंसिडरेशन में परचेज्ड है, अगर ये एडिक्वेट कंसिडरेशन में परचेज्ड है। पर यही अगर आरजे ने एक्वायर किया है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यही अगर आरजे ने एक्वायर किया है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो इनके हाथ में परचेज प्राइस दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, जो वैल्यू हमने टैक्स करी है एज गिफ्ट अंडर सेक्शन 56/10, यही इनके लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यही इनके लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये लिखा है सेक्शन 49(1) के अंदर में, ये लिखा है सेक्शन 49(4) के अंदर में। रुकिए रुकिए, आराम से 2 से 3 बार रिपीट करूंगा, ध्यान से पहले समझ लो और लिख लो, बराबर है। पहले वापस से चार्ट यहां से दिखा रहा हूं शांति से। विजय अगर बेच रहा है, विजय अगर बेच रहा है, तो विजय के हाथ में या तो ये इन्वेस्टमेंट है या तो ये स्टॉक इन ट्रेड है। इन्वेस्टमेंट है तो विजय के हाथ में कैपिटल गेन आएगा, स्टॉक इन ट्रेड है तो विजय के हाथ में पीजीबी पे आएगा, बिकॉज स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो अकॉर्डिंगली आप या तो 50 CA लगाएंगे, या तो आप 50 C लगाएंगे, या तो आप 43 CA लगाएंगे, दोनों में से एक चीज। एवरीबॉडी, दोनों में से एक चीज। एवरीबॉडी, यस और नो। अब आरजे, बेच किसको रहे हम, आरजे, मतलब आरजे इज व्हाट, बायर। आरजे कौन हो गए, बायर। देने वाला जब भी देता टीडीएस काट के, मतलब आरजे क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे। कौन सा सेक्शन है, 194 IA, मतलब पीजीबीपी इंटरलिंक कर दिया, कैपिटल गेन इंटरलिंक कर दिया, टीडीएस इंटरलिंक कर दिया, बराबर है। अब आरजे कौन बन गए, बायर बन गए। अब यहां पे 2 मुख्य सवाल आते हैं। पहला, आरजे ने अगर एक्वायर किया है, इन फ्यूचर आरजे जब भी सेल करेगा, क्या आरजे को कैपिटल गेन टैक्स आएगा, आंसर इज यस, बिल्कुल आएगा, बराबर है। आरजे ने अगर स्टॉक इन ट्रेड बोल के होल्ड किया होगा तो पीजीबीपी आएगा, एज द केस में भी, क्योंकि आरजे सेलर बन जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट। दूसरा सवाल, आरजे ने एक्वायर तो किया है पर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में एक्वायर किया, तो आरजे के हाथ में यहां पे गिफ्ट का प्रोविजन है, और गिफ्ट मतलब हम कहां डाल रहे हैं उसको बेटा, IFOS। जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं 4 चैप्टर को इंटरलिंक कर दूंगा, ये है सर IFOS। 56/10 अप्लाई होगा यहां पे आरजे के हाथ में। कितना और क्या अभी हम डिस्कस करेंगे, कितना और क्या अभी हम डिस्कस करेंगे। यस, 56/10 अप्लाई होगा, बराबर। अब आरजे बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, ये दूसरा पॉइंट है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, ये अगेन डिपेंड करता है। आरजे ने अगर विजय से प्रॉपर एडिक्वेट कंसिडरेशन में परचेस किया था, राइट, तो
जितने में उसने परचेज किया आरजे के हाथ में यही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। ये है 49.1, ये है 49.1 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पर आरजे ने अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में परचेज किया था तो उसने गिफ्ट पे टैक्स दिया होगा, तो जो वैल्यू गिफ्ट पर्पस के लिए कंसिडर की गई थी वही वैल्यू आपकी क्या मानी जाएगी, कॉस्ट, क्योंकि उतने अमाउंट तक के आपने क्या दे दिया होगा, टैक्स दे दिया होगा। उतने अमाउंट तक आपने क्या कर दिया होगा, टैक्स दे दिया होगा, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, जो वैल्यू आपने गिफ्ट पर्पस के लिए कंसिडर करी थी। यस और नो? अब एक 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 करके मैं इन सब चीजों को तोड़ूंगा, और जब इन सब चीजों को तोड़ूंगा आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आगे का लेक्चर बड़े आराम से देखिएगा। अगर कोई वीडियो स्पीड में देख रहा होगा, मैं कहूंगा रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं यहां पे 4 चैप्टर आपको जोड़ रहा हूं, तो भैया आप इसको बड़े प्यार से, बड़े शांति से देखिएगा। हम कहां हैं, पहले इंटरलिंक करता हूं, हम कहां हैं, हम कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में उतरे। हम कहां उतरे, कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में उतरे। पहला वर्ड मिला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 4 अलग अलग सेक्शन में लिखा है, 48, 50C, 50CA, 50AA। 48 में हम लोगों ने देखा कोई भी एसेट को बेच करके कंसिडरेशन 2 ही तरीके से मिलता है, कैश या काइंड। कैश में मिला तो एक्चुअल लेने का, काइंड में मिला तो फेयर मार्केट वैल्यू लेने का, प्रॉब्लम में दिया होगा। फिर हम 50C पे उतरे। फिर हमने देखा कि 50C को हम ऐसे ही नहीं पढ़ सकते। 50C एक बहुत बड़ा सेक्शन है, और इसको अगर आप इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो तुमको मजा आ जाएगा। तुम बोलोगे कि मां कसम पढ़ाया तो भी क्या जबरदस्त पढ़ाया। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं सेलर का एंगल। ये चार्ट आप सभी लोगों ने बना दिया, नहीं बनाया होगा तो प्लीज पहले ये बना, तो ही आगे बढ़ना, नहीं तो आगे मत बढ़ना। ठीक है, तो ही आगे बढ़ना, नहीं तो आगे मत बढ़ना। ये आरजे का एंगल, मालिक। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले एक एंगल समझते हैं। विजय अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, ठीक है, अब सेक्शन 43CA जो है ये हम कहां पढ़ेंगे, पीजीबीपी के अंदर पढ़ेंगे। सेम ही है, तुरंत इसके बाद पढ़ाता हूं। पीजीबीपी का सेक्शन है, सेम ही सेक्शन है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले लेट अस अज्यूम लैंड एंड बिल्डिंग इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाय विजय। विजय अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर रहा है, तो सेक्शन अप्लाई होता है, सेक्शन 50C। यस, 10 में से करीब 8 प्रॉब्लम जो रहेंगे कैपिटल गेन के वो इसी सेक्शन पे आते हैं। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यस, अब ये सेक्शन क्या बोलता है, अगर लैंड एंड बिल्डिंग कोई सेल कर रहा है, लैंड बिल्डिंग या बोथ, अगर कोई लैंड बिल्डिंग सेल कर रहा है, लैंड बिल्डिंग या बोथ। अब एक बात समझिए, देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। यस, फर्स्ट पेज पे आइए, कैपिटल एसेट में देखिए एक बात लिखी है, लैंड अलग चीज है, बिल्डिंग अलग चीज है, और बोथ अलग चीज है। यस, अगर आप सिर्फ जमीन बेच रहे हैं दैट्स लैंड, अगर आप सिर्फ बिल्डिंग बेच रहे हैं दैट्स सेपरेटली एज बिल्डिंग, और अगर आप दोनों बेच रहे हैं दैट इज कंसिडर्ड एज लैंड एंड बिल्डिंग, और इन तीनों की कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होते हैं, ऐसा CR सुब्रमण्यम केस कहता है। चलिए थोड़े से शब्दों में आपको CR सुब्रमण्यम केस समझाता हूं। यस, CR सुब्रमण्यम बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग एक सेपरेट एसेट है। अब उन्होंने ये ऐसा केस क्यों बनाया, इसका लिंकिंग आपको 50C में समझना बहुत जरूरी है। अब इस CR सुब्रमण्यम केस को समझिए, CR सुब्रमण्यम केस को समझिए। ठीक है, ये अभी नहीं लिखना, सिर्फ समझ लेना, लिखने लायक भी नहीं है। CR सुब्रमण्यम केस को समझिए। सपोज करिए कि आपने लैंड एक्वायर करी, लैंड आपने एक्वायर करी इन 2008। लेट्स से आपने लैंड एक्वायर करी आपने 2008 के अंदर में। आपने लैंड बहुत दूर कहीं सिटी के बाहर एक्वायर करके रख दिया। आप सोच रहे थे ये इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में जब शेयर बढ़ जाएगा मैं बाद में इसमें बिल्डिंग बनाऊंगा, रहने के लिए जाऊंगा। ठीक है, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में आपने इसके ऊपर क्या बनाई, बिल्डिंग बना दी। आपने इसके ऊपर क्या बना दी, बिल्डिंग बना दी, और इस पूरे के पूरे यूनिट को आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया 23-24 फाइनेंशियल ईयर के अंदर में। बराबर है, 23-24 के अंदर में आपने इसको क्या कर दिया, पूरा का पूरा सेल कर दिया। इस पूरे यूनिट को आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर लैंड की बात करें, अगर हम लैंड पार्सल की बात करें, तो 2008 से लेके 2023 तक के इसका जो नेचर हो गया ये बन गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। डू यू अग्री, बिकॉज होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 24 मंथ्स इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बराबर, अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं, अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो 2022 से लेकर 23 जो हुआ इसका नेचर हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
बराबर है। पर आपने तो पूरा का पूरा एक साथ सेल किया, अब बताओ कैलकुलेशन शॉर्ट टर्म के हिसाब से करूं या लॉन्ग टर्म के हिसाब से? आपको समझ में आया कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन ये था कि लैंड शॉर्ट टर्म शो कर रहा है पर बिल्डिंग, सॉरी, लैंड लॉन्ग टर्म शो कर रहा है पर बिल्डिंग शॉर्ट टर्म शो कर रहा है, तो कैलकुलेशन किस हिसाब से होना चाहिए? आपने तो पूरा का पूरा एक साथ एक ही कंसिडरेशन में ट्रांसफर कर दिया। In this case, C.R. Subramaniam, in C.R. Subramaniam case, it was held that land का separate calculation होगा, building का separate calculation होगा, and that's why the judgment arise, land will be calculated separately, building will be calculated separately. I hope you got this point. I hope you got this point. तो C.R. Subramaniam case हमें बताता है land and building अगर दिया है तो आपका इसका calculation separate होना चाहिए, right? But section 50C for that purpose, land, building या both तीनों के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई करता है। यस, आप सिर्फ लैंड बेच रहे हो तो भी ये सेक्शन आएगा, सिर्फ बिल्डिंग दे रहे हो तो भी ये सेक्शन आएगा, दोनों एक साथ दे रहे हो तो भी ये सेक्शन आएगा। कैलकुलेशन कैन बी मेड सेपरेटली एज द केस मे बी। समझ में आया C.R. सुब्रमण्यम केस? चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यस, हाँ जी सर, आगे देखते हैं सेक्शन 50C क्या करता है। अगर विजय क्या कर रहा है बेटा, प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकलेगा? इफ stamp duty value exceeds 110% of consideration, stamp duty value will be full value of consideration, else actual consideration is full value of consideration. Else actual consideration is full value of consideration. देखिए क्या होता था, लोग टैक्स चोरी करते थे। कैसे टैक्स चोरी करते थे? स्टैम्प ड्यूटी की चोरी करते थे। वो क्या करते थे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दैट इज गवर्नमेंट वैल्यू, वो कंसिडरेशन को गवर्नमेंट से भी कम दिखाते थे और इस केस में वो अपना स्टैम्प ड्यूटी बचा लेते थे। गवर्नमेंट ने इस लॉ को बिल्कुल चेंज कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन के 10% से ऊपर है तो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे, भले ही आपने कम में सेल किया। ये आपका प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट का नहीं। गवर्नमेंट विल नॉट सैक्रिफाइस ईदर ऑन ऑफ टैक्सेस, ईदर स्टैम्प ड्यूटी और इनकम टैक्स। तो इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110% ऑफ कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ लॉ क्या कहता है? इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कंसिडरेशन है आपका 50 लाख रुपीस का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है आपकी लेट्स से 60 लाख रुपीस की। आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या पकड़ेंगे? बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर पे लीजिए 50 लाख, इसमें ऐड कर दीजिए, ऐड 10%। क्या आपका स्टैम्प ड्यूटी 55 लाख के ऊपर जा रहा है? दैट इज 110% ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर जा रहा है। यस, आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर कैपिटल गेन पर्पस 60 लाख लिया जाएगा। फॉर कैपिटल गेन पर्पस कितना लिया जाएगा बेटा? 60 लाख रुपीस लिया जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कंसिडरेशन है आपका 50 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है आपका लेट्स से 54 लाख। अब आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? अब इधर ध्यान से देखिए, 50 लाख प्लस 10%, 55 लाख आ रहा है। क्या आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख के ऊपर है? आंसर इज नो। तो ऐसे केस में 50 लाख ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पकड़ा जाएगा। ऐसे केस में 50 लाख ही आपका क्या पकड़ा जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पकड़ा जाएगा। प्लीज कोई यहां नालायक आके ये सवाल मत पूछ लेना, सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन सेम रहे तो कुछ भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ऐसा घटिया सवाल बिल्कुल मत पूछना। हम एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं। ये सब सवाल जो है आपके रेगुलर में मैंने एंटरटेन किए, यहां तो एंटरटेन भी नहीं करूंगा ये वाले सवाल। तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन के 10% से ऊपर है तो आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, नहीं तो आपको कंसिडरेशन को ही एक्चुअल कंसिडरेशन मान लेना है। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा जी सर, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, इसी सेक्शन के नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब देखिए प्रॉपर्टी खरीदना, इसका ट्रांजैक्शन को आप थोड़ा और डीप में समझिए। देखिए जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो ऐसा नहीं होता कि आप गए 5 रुपए दिया, डेयरी मिल्क ले लिया, ट्रांजैक्शन ओवर, कॉन्ट्रैक्ट ओवर, राइट, कंसिडरेशन पेड, कॉन्ट्रैक्ट ओवर। ये ऐसा नहीं होता। चलिए मैं आपको प्रॉपर्टी बाइंग का एक थोड़ा सा जिस्ट बताता हूं जो आपको इस पूरे चार्ट को समझने में और हेल्प करेगा। प्रॉपर्टी कैसे बाय की जाती है? सबसे पहले आप लेट अस अंडरस्टैंड किसी ब्रोकर को पकड़ते हो। 99% केस में किसी ब्रोकर को पकड़ा जाता है ताकि सेलर और बायर के बीच में जो ट्रांजैक्शन रहे बहुत क्लियर रहे। यस, यानी ब्रोकर का कमीशन भी इसमें आएगा, बात समझना।
अब आप ब्रोकर को पकड़ते हो, आप उसको अपनी पूरी रिक्वायरमेंट बताते हो, भैया मेरे को 2 BHK चाहिए, मेरे को ये फैसिलिटी चाहिए, उसके अंदर में पार्किंग चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो आइडेंटिफाई करता है ये प्रॉपर्टी किधर है, और लेट अस अंडरस्टैंड आपके टाइम के हिसाब से वो आपको प्रॉपर्टी दिखाता है, बराबर। लेट अस अंडरस्टैंड आप प्रॉपर्टी देखने गए, आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई, आपके पेरेंट्स को, वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, एज द केस में भी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब क्या होगा, जैसे आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, जैसे आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, आप बोलोगे सेलर से मेरे को मिला, बराबर। सेलर के साथ निगोशिएट करने बैठोगे, सेलर के साथ आप क्या करोगे, निगोशिएट करने बैठोगे। अब निगोशिएशन करते हुए क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए। सेलर बोलता है भैया प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना, 80 लाख। आप बोलते हो सर आप कहां से शुरुआत करोगे, सर 65 लाख। एवरीबडी निगोशिएट, यस और नो, इकोनॉमिक्स चलता ही ऐसा है, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर निगोशिएट। तो वो निगोशिएशन होगा, वो बोले, वो अपनी प्रॉपर्टी को दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी दिखाना चाहेगा, आप उसमें दुनिया के सबसे ज्यादा फॉल्ट ढूंढना चाहोगे और अपना प्राइस कम करवाना चाहोगे, बराबर है। सेलर को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, बायर को थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कंसिडरेशन 70 लाख में सेटल हो जाएगा, बराबर। अब अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, 70 लाख जो है, 70 लाख जो है ये कंसिडरेशन हुआ, आप भी एग्री कर गए, वो भी एग्री कर गया। अब यहां पे होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। ये 70 लाख क्या जेब में पड़े हैं क्या, निकाला और दे दिया, ऐसे नहीं होता। अंडरस्टैंड, हम 70 लाख की बात कर रहे हैं, राइट। और कोई भी समझदार व्यक्ति ना 70 लाख उसके बैंक अकाउंट में भी पड़ा होगा तो हम उसको नहीं कहेंगे कि आप 70 लाख में बाय करें। कोई सीए ये उसको कम्युनिकेट नहीं करेगा, कोई प्रोफेशनल उसको कम्युनिकेट नहीं करेगा कि तू 70 लाख का चेक दे और मैटर खत्म कर। रीजन इसके 3 बड़े हैं। पॉइंट नंबर पहला, आप प्रॉपर्टी पे लोन ले लो। इसका रीजन क्या है, प्रॉपर्टी पे जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो आपको डिडक्शन बोल के क्लेम करने मिल जाएगा, वो आपको डिडक्शन बोल के क्लेम करने मिल जाएगा। तो आपका 1 साल का नहीं मल्टीपल ईयर का टैक्स रिडक्शन होता। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, उतना कैपिटल आपके पास पड़ा रहता है। तीसरा, आपका जो फाइल है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्लाइंट का जो फाइल है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो वी ऑलवेज सजेस्ट द क्लाइंट कि भैया आप क्या करो, आप सिंपल लोन ले लो उस प्रॉपर्टी के ऊपर, कुछ डाउन पेमेंट करो और बचा हुआ आप लोन ले लो, बराबर है। अब अगर आपको लोन लेना है तो लोन लेना है तो मतलब 1 महीने का पूरा प्रोसेस है, टोटल 21 दिन का प्रोसेस है। तो रियल लाइफ में होता ऐसा है कि जब आप प्रॉपर्टी बाय करने जाते हो, आप जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट सौदा होता है उस दिन आप 10% का बयाना देते हो। और यहां पे कुछ और बातें भी होती है, सीक्रेटिव बातें, जो मैं आपको समझाता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 70 लाख का कंसिडरेशन डिसाइड होता है। अब कंसिडरेशन के बाद क्या होता है, ये डिसाइड होता है कि सर व्हाइट में कितना जाएगा और ब्लैक में कितना। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्लीज इस लॉ को बहुत अच्छे से समझिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। 70 लाख का कंसिडरेशन डिसाइड होता है, वहां पे तुरंत ऑनलाइन गवर्नमेंट वैल्यू देखा जाता है, गवर्नमेंट वैल्यू रिकनर वैल्यू देखा जाता है और पता चलता है कि सर इसका जो गवर्नमेंट वैल्यू है ये तो आ रहा है लेट से 60 लाख रुपीज ही। ये एकदम फैक्ट बात है कि गवर्नमेंट वैल्यू कम होता है और मार्केट वैल्यू जो होता है ये हमेशा ज्यादा होता है, बराबर। 60 लाख अगर गवर्नमेंट होता है, यहां पे सेलर और बायर दोनों निगोशिएट करते हैं। बायर बोलता है मेरे पास कैश पड़ा है, मेरे को वो खत्म करना है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सेलर बोलता है आप मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम वाइट दो, क्योंकि उसका पैसा वाइट हो रहा है। अब दोनों कहीं ना कहीं निगोशिएट करते हैं। 60 लाख वो वैल्यू होती है जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल रजिस्ट्री कर देते हैं। रीजन, गवर्नमेंट वैल्यू से अगर आपने कम में कंसिडरेशन दिखाया, क्योंकि गवर्नमेंट वैल्यू 60 है, बात समझना, अगर आपने इससे कम में दिखाया तो टैक्स तो फिर भी 60 पे ही लगना है। मान लो आप बोलते हो कि 50 लाख पे रजिस्ट्री करते हैं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 60 लाख है। कैपिटल गेन टैक्स फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है, इफ द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन, आपको टैक्स तो 60 लाख पे ही देना है। तो आप क्या समझदारी दिखाओगे, जब मेरे को टैक्स ही 60 लाख पे देना है तो मैं मार्केट वैल्यू भी कितनी दिखाऊं, 60 ही दिखाऊं, रजिस्ट्री भी कितने पे करवाऊं, 60 पे ही करवाऊं। पर एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है यहाँ पे, 70 लाख। मतलब 10 लाख रुपए आपको जो देने हैं वो ब्लैक में देने हैं, मतलब कैश में देने हैं, जिसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 10 लाख रुपए आपको देने हैं जिसका आपका कहीं पे हिसाब किताब होने वाला नहीं है। क्लियर? तो अब डील कैसे होती है जरा समझिएगा। अब डील ऐसे होती है, 60 लाख अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, आप बोलोगे 60 लाख पे रजिस्ट्री करवा दे, नहीं तो 50C लग जाएगा। तो आप बोलते हो कि एक काम कर, 60 लाख पे जब मेरे को स्टैम्प ड्यूटी देना ही है तो मेरा रजिस्ट्री भी 60 लाख पे कर। और 10 लाख रुपए आप क्या बोलते हो कि भैया मैं आपको काय में दूंगा, कैश। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करो, प्लीज अंडरस्टैंड। अब क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन सच में हो चुका और मैं किसी और को ये प्रॉपर्टी ना दूं, इसके बदले में आपको मेरे को कुछ तो अग्रीमेंट पे ही देना पड़ेगा। यस, आप कुछ तो मेरे को एडवांस दोगे। तो इंडिया में जनरल रूल ये है कि आप एटलीस्ट 10% का चेक उसको तुरंत फाड़ के दे देते हो ब्रोकर के सामने, और कुछ बातें पेपर पे लिख ली जाती है, जनरल पेपर पे लिख ली जाती है। अभी जनरल पेपर, प्रॉपर्टी ऐसे बाय नहीं करती, आप अंदर गए, इधर उधर देखा, इधर उधर घूमे, 10 मिनट में प्रॉपर्टी बाय कर ले, ऐसे नहीं होता। अंडरस्टैंड? कई बातें उसमें लिखनी होती है, कई बातें उसके अंदर में लिखनी होती है। तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले ब्रोकर के सामने बैठते हो, आप वहां पे लिखते हो
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन के हिसाब से रजिस्ट्री कितने पे होगी? हाँ भैया रजिस्ट्री 60 लाख पे होगी। टोटल कंसिडरेशन कितना? 70 लाख रुपए। ब्लैक कितना आ जाएगा? 10 लाख रुपए। ये सिर्फ इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होता है, और ब्रोकर के सामने होता है तो वो दोनों पार्टी के लिए सामने किया जाता कॉन्ट्रैक्ट है। अब क्या होता है सर, अब साथ साथ में आप उसको तुरंत एक चेक आरटीजीएस आईएमपीएस जो आपको करना है आप व्हाइट का तुरंत करते हो, ये सिग्निफाई करने के लिए कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो लेट अस अंडरस्टैंड, आपने उसको 7 लाख का चेक तुरंत फाड़ के दे दिया, बराबर है। अब आप साइट मांगते हो, ये साइट कितने महीने की होती है? 3 महीने। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप अपने पापा, ब्रदर, मम्मी, जिनने भी कभी प्रॉपर्टी ली होगी, दादाजी, नाना जी, आप उनसे पूछिए, 3 महीने का आपको साइट मिलता है इंडिया में, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट के अंदर में, राइट। आप बोलते हो कि भैया मैं 3 महीने के अंदर में क्या कर लूंगा? पूरी की पूरी रजिस्ट्री कर लूंगा, बराबर। अब 3 महीने का आपको साइट मिलता है। अब 3 महीने के अंदर में क्या होता है सर, आपका 1 महीने तो पूरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स देने के लिए जाता है, 1 महीना या 15 दिन आपको उस प्रॉपर्टी का क्या निकालना? सर्च एंड सर्वे रिपोर्ट होता है। आप उस प्रॉपर्टी का सर्च एंड सर्वे रिपोर्ट निकालते हो कि प्रॉपर्टी हर तरफ से क्लीन है, लीगल एक्शन में तो कहीं फंसी हुई नहीं है प्रॉपर्टी, कोई लीगैलिटी में तो प्रॉपर्टी फंसी हुई नहीं है। फिर सामने वाला आपको क्या देता है? डॉक्यूमेंट्स देता है। ये डॉक्यूमेंट्स आप बैंक में सबमिट करते हो, और पूरा प्रोसेस होता है। आप मान करके चलिए 2 महीने तो इसी के अंदर में जाते हैं, बराबर है। अब क्या होता है इस ट्रांजैक्शन में, बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने कैश कमिटमेंट भी किया है। आदमी 7 लाख रुपए का चेक दे देता है तुरंत, और साथ साथ में कुछ कैश भी दे देता है। मैं अगला पॉइंट इसी से रिलेट करने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए। आप तुरंत क्या करते हो? अब सुनिए, भले ही ब्रोकर है पर आपने तो क्या किया है? 7 लाख रुपए दिया है। आप अगले 3 से 4 दिन के अंदर में ना एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, उसको कहा जाता है अग्रीमेंट टू सेल। आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो अग्रीमेंट टू सेल। अब इस अग्रीमेंट टू सेल क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे बहुत ही सिंपल साइकोलॉजिकल रीजन है, समझना, ठीक है। आपको ये माइट भी थियरी लग रही होगी, पर यही लॉ का बेसिस भी है, प्लीज समझो, राइट। आप अग्रीमेंट टू सेल क्यों बना रहे हो? जो बेच रहा है वो आपका कोई रिलेटिव लग रहा है क्या? नहीं। मान करके चलिए उसी के बाजू वाला फ्लैट ओनर, जिसको अपना फ्लैट एक्सटेंड करना है, ऐसा हो सकता है ना कि उसके भाई का या उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल बाजू ही हो, एक दीवार से कनेक्टेड हो, वो तो हमेशा यही सोचेगा कि भाई मेरा परिवार यहीं पे ही है, मैं क्या करता हूं तुरंत यही फ्लैट ले लेता हूं। वो जाके बिल्डर को क्या बोलेगा? भैया तुम उसको बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो? 70 में ना, 72 पकड़ मेरे से, चल 72 पकड़। देख 2 लाख में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा, मेरा बात समझना। प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, चॉकलेट नहीं, ये मिलनी है नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी है बेटा, पैसा तो 2 लाख तू कहीं पे भी कमा लेगा, वही फ्लैट उसी फ्लोर पे उसी बिल्डिंग में ऐसा सामने ये नहीं मिलता। 2 लाख क्या है, तू आज नहीं तो कल कमा लेगा। दूसरी बात बेटा, प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिसिएबल नहीं, एप्रिसिएबल एसेट है, बेचते वक्त 2 लाख ज्यादा निकाल लेंगे, बात समझना। आदमी कोई भी हो यहां पे वो ये दिमाग लगाता। अब सपोज करके चल आरजे का भाई तुरंत ये प्रॉपर्टी लेने वाला है। आरजे मेरे को बोलता है 70 लाख में मेरी और आरजे की डील हो गई, बराबर है। मेरे को आकर के अभिषेक सर बोलते हैं मेरा फ्लैट विजय सामने ही है, तू मेरे को ही बेच देना। कितने का बेच रहा है उसको? मैं बोलूंगा सर, अच्छा मैं तो सेलर हूं, मैं तो थोड़ी होशियारी दिखाऊंगा। अरे सर वो तो मेरे को 72 दे रहा है, 60 पे रजिस्ट्री होनी है, बचे हुए तो पूरे कैश ही आने हैं, उसको कौन सा पता मैं कितने में ले रहा हूं। मैं बोलूंगा सर मैं तो 72 में दे रहा हूं। वो बोलेगा एक काम करना मेरे से 73 ले। कल चल के विजय एज अ सेलर आरजे की बात पे पलट गया तो नहीं नहीं सर आप कैसे पलटोगे, आपने तो चेक ले लिया है। अबे चेक लिया है, आत्मा थोड़ी लिया आरजे की, मैं वापस कर दूंगा चेक। मेरे को 3 लाख ज्यादा मिल रहा है, आरजे मेरा भाई थोड़ी ने, बात समझ। बीइंग अ सेलर मैं तो यही बात करूंगा ना, आरजे मेरा भाई थोड़ी ने, मेरे को 3 लाख ज्यादा मिल रहा है, आरजे को बोलूंगा तू दे। मराठी में कहावत है बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध कर, पैसा जो दे रहा वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। इसीलिए लोग क्या करते, सामने वाले को बांध देते, तुरंत अग्रीमेंट टू सेल बनाया जाता है 3 दिन में। ये जो कागज पे आपने लिखा है ना, बस यही चीज को एक स्टैम्प पेपर पे लिख देते, अग्रीमेंट टू सेल, जिसको रजिस्टर करवा देते। बस उसमें जो कंसिडरेशन दिखाया जाता है ना बेटा, वो 60 ही दिखाया जाता है, वो 70 नहीं होता। अब यहां पे क्या होता है, क्योंकि मैं एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने वाला हूं, विजय एज अ सेलर कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने वाला है, तो जो कैश का व्यवहार होता है ना 10 लाख रुपए का, ये अग्रीमेंट टू सेल के पहले होता है। सर ये अग्रीमेंट टू सेल के पहले क्यों होता है? बेटा अगर ये अग्रीमेंट टू सेल के पहले नहीं हुआ तो कल जाके आरजे क्या कहेगा, आपने 60 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मेरे को दिया था, मैंने 60 लाख का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, 10 लाख कोई पेबिलिटी में नहीं आते। विजय तो यही बात करेगा ना ब्रो, बात समझना, विजय तो यही बात करेगा। इसीलिए क्या किया जाता है, जो आपका कैश का व्यवहार होता है वो पूरा का पूरा कब हो जाता है, अग्रीमेंट टू सेल के पहले। आप अपने पप्पा से भी पूछिएगा। अब मैंने आपको इतनी बड़ी रामायण सुनाई क्यों?
अगला पॉइंट समझाने से पहले आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी आपने देखी, पहले 7 लाख का बयाना दिया, विजय किसी और को प्रॉपर्टी, अभिषेक सर को प्रॉपर्टी ना सेल कर ले, इसलिए आरजे क्या बनाना चाहेगा, आज ही 500 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर क्या करना चाहेगा, मेरे से लिखा के ले लेना चाहेगा। 60 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये लिखा के लेने से पहले विजय उससे क्या ले लेगा, 10 लाख कैश कंपोनेंट ले लेगा। नहीं तो आप मेरे को बोलोगे 60 मैंने दिया, ये 60 का चेक पकड़ो, विषय खत्म, फिर मैं कोई लीगल केस नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए अग्रीमेंट टू सेल के पहले क्या हो जाता है, पूरा कैश व्यवहार खत्म हो जाता है, बराबर। अब अग्रीमेंट टू सेल से मेरे को कितने महीने का समय मिलता है, 3 महीने एक्चुअल रजिस्ट्री कराने के लिए। अब सोच करके देखिए, क्या उस प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ नहीं सकता इस 3 महीने में। मतलब ये जो स्टैंप ड्यूटी है जो अग्रीमेंट की डेट पे है, हो सकता है ये इंक्रीज हो जाए एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, पॉसिबल है ना। अब लॉ पहले पॉइंट पे क्या कह रहा था, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज एक्सीडिंग 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो क्या हो सकती है, बढ़ भी सकती है इन 3 महीने के गैप में। क्यों बढ़ रही है, बहुत सारे रीजन है सर, बहुत सारे रीजन है। मान लीजिए मैंने जहां पे प्रॉपर्टी लिया वहां पे हाईवे डिक्लेयर हो गया, प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई, यस और नो। मान लीजिए मैंने एग्रीकल्चर लैंड लिया, इमेजिन कीजिए मैंने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड लिया, वहां पे अभी क्या है सर, 2 वे लेन है, नितिन गडकरी सर ने क्या कर दिया, 4 वे लेन बना दिया। मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 5x पे कन्वर्ट हो गई सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो जुप करके बढ़ जाएगी 1 मिनट के अंदर में, यस और नो। प्रॉपर्टी की बाजू एसईजेड डिक्लेयर हो गया। तो कई रीजंस होते हैं सर प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ जाती। तो दूसरा सवाल उठा, दूसरा पॉइंट उठा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन विच डेट। आपको अगर ऊपर वाले लॉ के लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडर करनी है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन विच डेट, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जनरली एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री हुई ना बेटा, दैट इज 3 महीने बाद की, जिस दिन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई ना उस दिन का हम लोग क्या करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं। हालांकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट भी लिया जा सकता है। ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, अग्रीमेंट टू सेल। ये जो अग्रीमेंट टू सेल 3 महीने पहले का कॉन्ट्रैक्ट था, आप 3 महीने पहले की भी स्टैम्प ड्यूटी ले सकते हो अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो। इफ 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपको रजिस्ट्रेशन 3 महीने बाद की स्टैम्प ड्यूटी नहीं, 3 महीने पहले की भी स्टैम्प ड्यूटी आप ले सकते हो। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट भी ले सकते हो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट भी ले सकते हो। कब, जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहला, इफ कंसिडरेशन ऑब्लिक पार्ट ऑफ कंसिडरेशन is made as on the date of agreement। अगर कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन भी अग्रीमेंट के दिन पे दिया था, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, आप तुरंत उस प्रॉपर्टी को देख के क्या करते हो, 10% का चेक दे देते हो। कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन आपने उसी दिन दे दिया, आपने उसी दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी लॉक कर दी। And such consideration is paid by account pay check or draft or ECS or other electronic mode। पूरे भारत को पता है जिस दिन अग्रीमेंट बनता है ना उस दिन कैश का व्यवहार भी होता है। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या लिखा है, ये जो कंसिडरेशन है ये भी कैसे पे होना चाहिए, अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ECS या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही होना चाहिए। पूरे भारत को पता है क्योंकि ये जो कंसिडरेशन है ना, ये जो अकाउंट पे ही है, ये कैसे होना चाहिए, कैश में होता है। इसीलिए सरकार ने क्या बनाया, लॉ बनाया। लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बात बताऊं, लॉ लिखा ही इस तरीके से कि लॉ सरपास हो जाएगा। पूछो कैसे, लॉ लिखा ही इस तरीके से है कि लॉ सरपास हो जाएगा। पूछो कैसे। सर हमारा कंसिडरेशन कितना डिसाइड हुआ था, 70,
जिसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी 60, कैश का व्यवहार कितना था 10। आप क्या करोगे, आप 60 लाख का 10% मेरे को चेक में दे दोगे एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। आप उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लोगे, आप उसी दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लोगे, कंसिडरेशन और पार्ट देयर ऑफ आपने अग्रीमेंट पे दे दिया और ये आपने चेक से दे दिया। मतलब आपने 60 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लॉक भी कर दिया, इस लॉ को भी सरपास कर दिया और कैश का व्यवहार भी हो गया। इसलिए लोग कहते हैं कैश में इमूवेबल प्रॉपर्टी में कैश खपता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या खप जाता है, कैश। और लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को भी लॉक कर देते हैं। नहीं तो 3 महीने बाद रजिस्ट्रेशन की डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ भी जाती है, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ जाती है। आपके मन में सवाल आएगा, सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम भी तो हो सकती है। जेन्युइनली नॉट। अब तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि गवर्नमेंट की आपकी वैल्यू बढ़ गई। कम ऑन, हम लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू बढ़ती है, कम नहीं होती। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल आ रहा है तो आपका बेसिक ही नहीं कॉमन सेंस भी कमजोर है। समझ में आ रही बात, आपका बेसिक ही नहीं, आपका कॉमन सेंस भी कमजोर है। हम लैंड एंड वैल्यू बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू बढ़ती है, अप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट नहीं होती। यस और नो? तो कंसिडरेशन या पार्ट देयर ऑफ 6 लाख 7 लाख क्या दे देंगे, चेक से दे देंगे, और बचा हुआ जो 10 लाख का कंपोनेंट है वो अग्रीमेंट से पहले कैश दे देंगे। आपने कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया, लॉ भी सरपास कर दिया। और आज भी ऐसा होता है। लॉ बनाया किस लिए गया था कि भैया कैश का व्यवहार ही ना हो, और कैश का व्यवहार होगा क्योंकि ये पार्ट ऑफ कंसिडरेशन भी वर्ड आपने यूज कर लिया। समझ में आया? आपने पार्ट कंसिडरेशन वर्ड भी यूज कर लिया, तो ये कैश का व्यवहार होना ही होना है। लॉ भी सरपास हो गया, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, 3 महीने पहले का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी लॉक हो गया। लोग इस तरीके से टैक्स इवेजन भी करते हैं। समझ में आया? सो 50C पहला पॉइंट क्या कहता है सर, हम 50C पे ही हैं। ध्यान से समझिएगा, हम 50C पे ही है। यस, ध्यान से समझिएगा क्या कहते हैं सर। पहला, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेना, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो रजिस्ट्रेशन की लेना, नहीं तो जिस दिन अग्रीमेंट टू सेल बनाए उस दिन की लेना। कब, कौन सी 2 कंडीशन है, कंसिडरेशन या पार्ट देयर ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट होना चाहिए, एंड सच कंसिडरेशन अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट, टीसीएस या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही होना चाहिए। अब आप ये पूछेंगे सर ये अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या है, ये अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या है। इसके लिए एक रूल है, रूल 6ABBA, 6 अब्बा अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड डिफाइन करता है। रूल 6ABBA अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड डिफाइन करता है। सर अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या है, पहला डेबिट कार्ड ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी, यूपीआई, भीम पे, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो आप ये जो पेमेंट कर रहे हैं ये किसी भी तरीके से हो सकता है। सीधे शब्दों में बैंकिंग चैनल, या तो चेक से कर, या तो ड्राफ्ट से कर, या तो ईसीएस से कर। उस टाइम पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कर ले, तो उसको यूपीआई कर दे, जीपे, भारत पे, फोन पे, तेरे को जो करना है वो कर दे, राइट। आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी कर दे, या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। सीधे शब्दों में वाइट से पेमेंट होना चाहिए। ये है आपका अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। हियर इन आफ्टर करीब करीब 16 सेक्शन में अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड आएगा। जहां जहां पे भी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड आएगा रूल 6ABBA अप्लाई करना, और रूल 6ABBA के अंदर में ये 4 मोड प्रिस्क्राइब है। यही अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड है। यस और नो? यही क्या है बेटा, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड है। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, पहला लॉ समझ में आया, 50C का पहला पॉइंट समझ में आया, 50C का दूसरा पॉइंट समझ में आया। अब तीसरा पॉइंट समझिए 50C का। देखिए कई बार स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेकर के क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। असेसी कहता है उस जगह का इतना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ही नहीं। ही क्वेश्चंस द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। पहला सवाल, कैन ही क्वेश्चन? द आंसर इज यस। कैन ही क्वेश्चन? द आंसर इज यस। पूछो क्यों? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ सकता है, एसईजेड डिक्लेयर हो गया, हाईवे डिक्लेयर हो गया,
कोई प्रोजेक्ट डिक्लेयर हो गया। वैसे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम भी हो सकता है, पूछो कब? हाँ बताता हूं सर। सर प्रॉपर्टी के बाजू डंपयार्ड डिक्लेयर्ड हो गया, अब आपके हिसाब से गवर्नमेंट का वैल्यू नहीं बढ़ा पर उसका मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगा। प्रॉपर्टी के बाजू ग्रेवयार्ड डिक्लेयर हो गया, कौन रहना चाहेगा? आदमी रात में खिड़की खोले, आमी जे तुम्हार छिन छिन छिन, कौन रहना चाहेगा उस प्रॉपर्टी के बाजू? यस, खाली क्लास में डर लगता है सर कि अचानक वहां से कोई आ तो ना जाए, समझना, खाली क्लास में भी डर लगता है। तो प्रॉपर्टी का वैल्यू जैसे बढ़ सकता है वैसे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम भी हो सकता है। मान लीजिए फ्लैट के सामने वाला फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट के अंदर में एक साथ कोई हत्या हो गई, कुछ हो गया, ऐसे केसेस के अंदर में सर प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता नहीं, उल्टा कम हो जाता मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी का। यस और नो? सो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेकर के कई बार डिस्प्यूट भी हो जाता है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेकर के कभी डिस्प्यूट हो जाता है तो रेफरेंस इज मेड टू वैल्यूएशन ऑफिसर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे वो। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कभी भी डिस्प्यूट में है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूएशन ऑफिसर को बुलाया जाता है और वैल्यूएशन ऑफिसर को ये मैटर रेफर किया जाता है। अब तीन सिचुएशन होगी, जरा समझना, तीन सिचुएशन होगी, जरा समझना। इफ वैल्यू बाय वो एक्सीड्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मान लो हमारा कंसिडरेशन कितना था, हमारा कंसिडरेशन था 50 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था 60 लाख, बराबर। हमारा मान के चलो कंसिडरेशन था 50 लाख, हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था लेट्स से 60 लाख, बराबर। और वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली वो निकाली 64 लाख। ऐसा पॉसिबल है ना? पॉसिबल है, राइट? पहला सिचुएशन। तो ऐसे केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या पकड़ेंगे? ऐसे केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी को ही पकड़ा जाता है, दैट इज 60 लाख। यस, भले ही वैल्यूएशन ऑफिसर ने ज्यादा वैल्यू निकाली, पर वैल्यूएशन ऑफिसर ने अगर ज्यादा वैल्यू निकाली तो भी हम क्या लेते हैं? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानते हैं। दूसरा सिचुएशन, इफ वैल्यू बाय वो एक्सीड्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सॉरी, एक्सीड्स कंसिडरेशन बट डू नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ए वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के नीचे है पर कंसिडरेशन के ऊपर है। लेट्स से कंसिडरेशन निकला 50 लाख, वैल्यूएशन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर निकला 57 लाख और आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था लेट्स से 60 लाख। अब अगर आप देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर कंसिडरेशन से ज्यादा निकला, ऐसे केस में क्या करेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम वैल्यूएशन ऑफिसर का लेंगे, दैट इज 57 लाख। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम किसका लेंगे बेटा? वैल्यूएशन ऑफिसर का लेंगे, दैट इज 57 लाख। ये भी पॉसिबिलिटी है ना, इफ वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इज बिलो कंसिडरेशन, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि वैल्यू जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने निकाली दैट इज बिलो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन से भी कम है। फॉर एग्जांपल कंसिडरेशन इज 50 लाख, वैल्यू बाय वो निकला आपका 45 लाख और आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेट्स से 60 लाख था। तो ऐसे केस में क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू कंसिडरेशन, दैट इज 50 लाख। चेक कर लीजिए। यस सर, आई थिंक इट्स डन। तो चलिए 50C को एक बार रिवाइज कर देते हैं, पर टेक्निकली आपने 50C ही नहीं 43CA भी कर लिया, सिर्फ 50C ही नहीं 43CA भी कर लिया। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर एसएससी लैंड एंड बिल्डिंग बेचता है, लेट अस अंडरस्टैंड विजय क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग वो बेच रहा है। 50C आएगा। 50C क्या बोलता है? 50C कहता है अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन के 110% से ऊपर है तो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना, नहीं तो कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेना। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस दिन की लेना है? आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ अग्रीमेंट दोनों की ले सकते हो। जनरली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की लेना, हालांकि आप डेट ऑफ अग्रीमेंट की भी ले सकते हो अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पहला, कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन डेट ऑफ अग्रीमेंट पे गया होना चाहिए, वो कंसिडरेशन अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से होना चाहिए। अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड कहां लिखा है? रूल 6 अब्बा के अंदर में लिखा है, दैट इज 6ABBA के अंदर में लिखा हुआ है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर डिस्प्यूट में आ जाती है तो क्या करें? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर डिस्प्यूट में आ जाती है तो हम वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करते हैं। वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली, वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली वो किससे ऊपर है बेटा? स्टैम्प ड्यूटी से ऊपर है तो आप एक्चुअल लेंगे। अगर वो स्टैम्प ड्यूटी से नीचे है तो आप क्या लेंगे बेटा?
वैल्यू बाय वो लेंगे, अगर वो कंसिडरेशन से भी नीचे है तो आप क्या लेंगे बेटा, कंसिडरेशन लेंगे। यस और नो? चलो बहुत बढ़िया। यस अब मैं आपको एक बात बताऊं, 43 CA पूरा का पूरा इस सेक्शन को कट कॉपी पेस्ट कीजिए, सिर्फ पहला वर्ड हिलता है, इफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, बाकी पूरा का पूरा कट कॉपी पेस्ट। यस और नो? चलिए अब मैं आता हूं आपके किस पॉइंट के ऊपर, टीडीएस। आरजे जब मेरे से खरीदेगा वो क्या करेगा, टीडीएस करेगा अगर 194 IA। यही अगर आरजे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में लेता है तो उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा, 56/10। बराबर है? अब इस दोनों चीजों को मैं यहीं पे होल्ड करूंगा, इन दोनों चीजों को मैं यहीं पे होल्ड करूंगा, और जब मैं अकॉर्डिंगली इस सेक्शन के अंदर में जाऊंगा तब मैं इस चार्ट पे आपको वापस लेके आऊंगा और फिर से वापस आपको पूरा का पूरा इंटरलिंक करवाऊंगा। यानी जब हम IFOS में जाएंगे हम ये एस्पेक्ट पढ़ेंगे, जब हम TDS के अंदर में जाएंगे हम वो एस्पेक्ट पढ़ेंगे, और दोनों को आपको फिर क्या करवाऊंगा, इंटरलिंक करवाऊंगा। हाल फिलहाल में ये दो सेक्शन समझ में आए, ये पूरे के पूरे एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ यहां पे इन्वेस्टमेंट और यहां पे स्टॉक इन ट्रेड ये वर्ड यूज्ड है, बाकी पूरा का पूरा सेम है। चलिए आइए एक बार नोट्स के ऊपर आ जाओ। If stamp duty value exceed 110% of consideration, then stamp duty value will be full value of consideration. Otherwise, consideration so received will be full value of consideration. Yes, stamp duty value किस दिन की देना? Generally, stamp duty value is on the date of registration, but आप agreement की भी ले सकते हो if consideration or part thereof received is on that day and it is paid by account, pay, check, draft, ECS और other electronic mode. Stamp duty value dispute में है, स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी से ऊपर है, स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी को लो, या तो वैल्यूएशन ऑफिसर को लो, या फिर वैल्यू जो असेसी ने डिक्लेयर की है वो ले लो। इज दैट डन? यस। तो चलिए वापस आते हैं, हम कहां थे? हम थे बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सेक्शन 48 ने पहला वर्ड निकाला था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पहला वर्ड निकाला था आप लोग का। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने सेक्शन में लिखा है? 4। पहला था 48, दूसरा था बेटा 50C, तीसरा सेक्शन है बेटा 50CA। नेक्स्ट सेक्शन है बेटा सेक्शन 50CA। आ जाओ, सेक्शन 50CA, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर अनलिस्टेड शेयर्स। ये कहता है इफ फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड्स कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब यहां 10% का कोई लफड़ा ही नहीं है, यहां सिंपल बात बोली गई है, अगर फेयर मार्केट वैल्यू अनलिस्टेड शेयर का एक्सीड कर जाता है किससे बेटा? कंसिडरेशन से, फेयर मार्केट वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। दूसरा सवाल आता है, सर फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये हम IFOS में पढ़ते हैं, रूल 11UA करके एक रूल आता है, ये हम आगे देखेंगे। रूल 11UA करके एक रूल आता है जिसके अंदर में आपको बताया जाता है कि भैया इसको कैसे निकालना है। यस, तो आइए देखते हैं। इफ फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये सेक्शन सभी को अप्लाई करता है इंक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट। यस, ये सेक्शन अप्लाई करता है ओनली इफ द शेयर्स आर हेल्ड एज कैपिटल एसेट नॉट एज स्टॉक इन ट्रेड। सेक्शन अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ शेयर्स, बी इट इक्विटी बी इट प्रेफरेंस, पर ये डिबेंचर को अप्लाई नहीं करता। यस, तो इसीलिए हमने सेक्शन क्लियर कट लिखा है अनलिस्टेड शेयर्स, डिबेंचर की यहां पे बात नहीं हो रही है। हालांकि इस सेक्शन के प्रोविजन अप्लाई नहीं करते इफ द ट्रिब्यूनल हैज सस्पेंडेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। यस, अगर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड किया गया है तो ऐसे केस में फेयर मार्केट वैल्यू को नहीं कंसिडर किया जाता, एक्चुअल कंसिडरेशन को ही कंसिडर किया जाता है। या फिर share of such company has been transferred pursuant to a resolution plan approved by tribunal। अगर ट्रिब्यूनल के रेजोल्यूशन प्लान के हिसाब से इस शेयर को ट्रांसफर किया गया है तब भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता। ऐसे केस में एक्चुअल कंसिडरेशन को ही क्या माना जाता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। तो सेक्शन बड़ा क्लियर है, इफ फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यस, फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे ये हम IFOS के अंदर में देखेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये हम किसके अंदर में देखेंगे? IFOS के अंदर में देखेंगे। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने सेक्शन में लिखा था? 48 में लिखा था, 50C में लिखा था, 50CA के अंदर में लिखा था। आज का लास्ट सेक्शन 50AA अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, आज का लास्ट सेक्शन 50AA अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट। यस, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर,
यस, देखिए जो यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद परचेस किए, या आपने कोई मार्केट लिंक्ड डिबेंचर परचेस किया, या आपने क्या परचेस किया, कोई मार्केट लिंक्ड डिबेंचर परचेस किया, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या एक्वायर किया जाएगा। तो मान लीजिए ऐसे यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो आपने 1/4/2023 के बाद लिए, या आपने कोई मार्केट लिंक डिबेंचर लिया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिडम्पशन और मैच्योरिटी। ये जब भी रिडीम होंगे, यस, म्यूचुअल फंड से पैसा आएगा या फिर मार्केट लिंक डिबेंचर से आएगा, तो जितना पैसा आएगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यस और नो, राइट। फर्दर इसके ऊपर जो गेन आएगा, इस गेन को हमेशा क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। सेक्शन खुद ऐसा कहता है कि इस पे जो गेन आएगा, सर डिबेंचर के ऊपर जो गेन आएगा या यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड के ऊपर जो गेन आएगा आफ्टर एक्वायर्ड जो 2023 के बाद है, इसको हमेशा क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा डिबेंचर पे इंडेक्सेशन का वैल्यू नहीं मिलता, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। क्योंकि डिबेंचर पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, इसीलिए उसका जो नेचर ऑफ गेन है वो क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। यस, अब क्योंकि म्यूचुअल फंड या मार्केट लिंक डिबेंचर परचेस कर रहे हैं, तो इसमें एसटीटी भी आप पे करेंगे, दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी आप पे करेंगे। 7th प्रोविजो टू सेक्शन 48 कहता है एसटीटी पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। वही चीज यहां पे भी लिखी है कि जो मार्केट लिंक डिबेंचर या फिर आप म्यूचुअल फंड के ऊपर एसटीटी पे कर रहे होंगे, उस एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का आपको कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। यहां पे नीचे आपको स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। यस और नो, right? Specified mutual fund means a mutual fund where not more than 35% of the total proceed is invested in equity share of a domestic company, provided that the percentage of equity holding held in respect of mutual fund shall be computed with respect to annual average of daily closing figure. ये डेफिनेशन आपके काम की नहीं है, याद रखिएगा। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड जो आपने 1/4/2023 के बाद लिया, या मार्केट लिंक डिबेंचर जो आप ले रहे हैं, इसको आपका रिडम्पशन वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। नेचर ऑफ गेन हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाएगा, एसटीटी का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। सिंपल सा अमेंडेड वाला सेक्शन आया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 50AA, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर market linked debenture, units of specified mutual fund acquired after 1/4/2023, full value of consideration is equal to redemption value nature of gain short term capital gain या short term capital loss only, STT paid not allowed as deduction, STT paid is not allowed as deduction. Is that done? Yes sir. तो अगर आप देखेंगे आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा सर लेक्चर के अंदर में, आज हम लोगों ने सबसे पहले 214 पढ़ा, दैट इज कैपिटल असेट। फिर हमने 247 पढ़ा, दैट इज आपका ट्रांसफर। 229 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 242A आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। फिर हमने सेक्शन 48 पढ़ा, दैट इज कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन। यहां से हमें क्या क्या मिले, सेक्शन 48 मिला कैपिटल गेन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फिर हम लोगों ने यहां से 50C पढ़ा, 50CA पढ़ा, 50AA पढ़ा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में जहां पे हम कैपिटल गेन कंप्यूटेशन चालू कर चुके हैं, आज हमने इतनी चीजें पढ़ी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
हमारे लिए काम का है 50C एंड 50AA। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काम का है 50C और 50AA। तो हमारी ये सीरीज चालू है। अभियान हमारा बड़ा सिंपल है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। पूरे भारत के लिए ये जो फास्ट ट्रैक है ये फ्री है और अब तक के आपकी बुक आ गई होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। नहीं तो सर आ जाएगी। देखिए हमारे साथ साथ, क्योंकि न्यू ईयर है राइट, जो बाद में भी देख रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में समझिए न्यू ईयर है, तो यू नो जो बहुत सारे लोग हैं छुट्टियों पे है, तो हो सकता है किसी को 1-2 दिन लेट मिल जाए, पर डोंट वरी, आप अपने मॉड्यूल लेकर के भी चालू कर सकते हो। कंटेंट में आपको कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। और हाँ सर, एक और रिक्वेस्ट मेरी मार्केटिंग टीम की तरफ से कि सर प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और पूरी टीम को वैल्यू मिलती है इस पूरे कंटेंट को भारत के हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के अंदर में। बाय बाय एंड टेक केयर।